हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बात कर रहे हैं संभव बैच में एंशिएंट इंडिया की। तो कहानी और आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। अब तक हम 500 बीसी पे रुके हुए थे, राइट। अब उसके आगे बात करेंगे और इस चैप्टर में बात करेंगे एक कैमरिड एम्पायर की और साथ ही साथ बात करेंगे अलेक्जेंडर की कि हाँ, अलेक्जेंडर जब इंडिया आया तो ऐसा क्या कारण था कि वो वापस भाग गया, राइट ना। समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। आइए बात शुरू करते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, हम कोर फैकल्टी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। बाकी आप मेरे बारे में ऐसे पढ़ लीजिएगा। कहानी आगे बढ़ाते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जो है ऑफिशियल चैनल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे स्कैन करके। नाउ ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट, छोटी सी इन्फॉर्मेशन की, जो बैचेज हैं, चाहे वो संकल्प बैच है 2026, टाइटन का 2026, टाइटन बेसिकली इंग्लिश मीडियम का बैच है, राइट ना। सृजन 2025 जो है वो प्रीलिम्स, मेंस, मेंटरशिप सब कुछ मिलेगा उसमें। और सिमिलरली प्रहार 2025 आपका जो है, जो जीएस बैच है 2025 के लिए वो है। यूपीएससी ऑप्शनल आप स्टार्ट कर सकते हैं नवंबर में, राइट। साथ ही साथ प्रारंभ बैच जो है कॉलेज गोइंग के लिए है। आप इस नंबर पर कॉल करके भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए सो बात शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है महाजनपदास, राइट है ना, जिसमें हम बात करेंगे मगध का राइज हो रहा है, बिहार राइज कर रहा है ना। तो ये मेन मुद्दा है इस चैप्टर का, जिसमें आप जो है इस क्लास नोट्स और डिस्कशन के अलावा आप आर.एस. शर्मा को रेफर कर सकते हैं। उसमें चैप्टर नंबर 15 और 16 यही है, महाजनपदास और ईरानियन और मैसेडोनियन इन्वेजन, जिसमें अलेक्जेंडर की बात है। और साथ ही साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं यूपीएससी वाला से। इसमें चैप्टर नंबर 4 जो है वो महाजनपदास पे है, राइट। तो दोनों में से आप जो भी रेफर करना चाहें, गुड इनफ, राइट। यूपीएससी वाला मैं रिकमेंड करूंगा, बाकी आप जैसा भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं महाजनपदास की, राइट। ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन और ये जो अर्बन डेवलपमेंट है, राइट, इसकी बात करते हैं। तो ना, तो सबसे पहले समझेंगे कि हाँ, ऐसा क्या चेंज हो रहा है। टाइमलाइन पे वापस आते हैं और समझते हैं कि क्या बदलाव हो रहा है, किस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इस टाइमलाइन में हम लोग कहां पे हैं, इस बात को थोड़ा समझते हैं। तो अब तक जो हम लोगों ने देखा है, अब तक हम लोग बात कर रहे थे, एक तो हम बात कर रहे थे कि हाँ टिल 1000, राइट, 1500 बीसी से हम लोगों ने शुरू किया था, 1500 बीसीई, और टिल 1000 बीसीई हम लोग बात कर रहे थे कि इट इज ऋग्वेदिक एरा, ऋग्वेदिक एरा। और 1000 बीसी से 500 बीसीई हम लोग बात कर रहे थे कि दिस इज योर लेटर वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा। अब आज जो मुद्दा है वो 500 के बाद का मुद्दा है कि 500 से रफली 300 बीसीई समय कहा जाता है महाजनपदास का, महाजनपदास। एक बार वापस मैं आपको याद दिलाऊं तो हम लोगों ने ऋग्वेदिक एरा में बात करी थी कि आर्यन्स आए थे, और आर्यन्स जब आए तो ये जो हमारा इंडस वाला इलाका है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी का इलाका है, यहां पर ये लोग बस गए थे, राइट। वहीं लेटर वैदिक एरा तक आते आते 1000 से 500 के बीच में हमने बात करी थी कि अब जो माइग्रेशन है वो बेसिकली गंगा प्लेन्स में आ चुका है, या गंगा प्लेन्स में आ चुका है। और अब जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं कि हाँ, इसी इलाके में कुछ स्टेट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे मगध, वृज्जी, कोशाला, राइट है ना, कुरु, पांचाल, वत्स, ऐसे करके कुछ स्टेट्स का, इधर कंबोज है, गांधारा है, राइट। तो इस तरह से कुछ स्टेट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। इधर जो है अवंती है। तो नाउ वी आर इनटू डेवलपमेंट ऑफ महाजनपदास। महाजनपदास बोले तो कि हाँ, कोई स्टेट है, स्टेट डेवलप हो रहा है, कुछ किंगडम डेवलप हो रही है, ऐसा कुछ डेवलपमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट ना। यहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि दे आर इनटू नोमैडिक हैं, पेस्टोरल हैं, पेस्टोरलिज्म। और फिर हमने कहा था कि हाँ, 1000 तक आते आते चालू हो गया था एग्रीकल्चर, और 800 तक आते आते आयरन का यूजेज जो है वो बहुत तेजी से होने लग गया था, राइट। तो कहानी यहां पर बदल चुकी है, यहां पर एग्रीकल्चर आ चुका है, यहां पर आयरन आ चुका है। तो अब जो है, अब की जो है ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स किसमें डील कर रही हैं, ये एग्रीकल्चर में डील कर रही हैं। प्लस आयरन आ गया है, तो हाँ, तो आयरन की क्वालिटी है, एक्स वगैरह बनने लग गए हैं, फॉरेस्ट वगैरह क्लियर होने लग गया है, खेती और बढ़ गई है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हाँ, एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है, एग्रीकल्चर का जो सरप्लस है वो बढ़ता जा रहा है, राइट ना, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और 500-600 समवेयर वी ऑल्सो हैव अ न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज शाली। तो एग्रीकल्चर में एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है विच इज शाली, विच इज बेसिकली ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस।
तो इससे क्या हो रहा है, राइस का प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है, यानी कि खेती जो है, खेती बहुत बढ़िया हो रही है। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस की तरफ हम लोग रीच कर रहे हैं। यहां पर आते आते हमारे पास क्या आ गया है, सरप्लस आ गया है एग्रीकल्चर में, क्योंकि जब सरप्लस होगा तभी उसके आगे की कहानी हो सकती है, राइट। अगर सरप्लस नहीं होगा, अगर खेती में सरप्लस नहीं होगा तो कोई ऐसे आगे डेवलपमेंट नहीं हो सकता, वरना लोग क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना खाना उगाएंगे, खाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। कुछ और हो सकता है, कोई और पॉसिबिलिटी है, कोई और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा, यानी कि जब एक स्ट्रॉन्ग रूरल बैकग्राउंड होगा, रूरल बैकग्राउंड, तभी क्या हो सकता है, तभी जो है क्या बन सकते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहां अगर पेट भरा हुआ है लोगों का, तब उनका दिमाग चलेगा, तब वो प्रोडक्ट बनाएंगे। हो सकता है कोई कपड़ा बनाए, बहुत बढ़िया बना दे, हो सकता है कोई मटका बनाए, बहुत बढ़िया बना दे। वी रियलाइज कि हाँ जो है एग्रीकल्चरल सरप्लस ही बैकबोन है। अगर आज एग्रीकल्चरल सरप्लस ना होता है ना, तो मैं शहर में ना हो पाता, राइट ना, कि हाँ मैं जो है सामान खरीद रहा हूं, जाके जो है मंडी में जाऊंगा, सब्जी खरीदूंगा और घर में खाना बन जाएगा, है ना। तो ये क्या है, एग्रीकल्चरल सरप्लस है, कि किसी किसान ने एक्स्ट्रा उगाया है, कि उसका जो घर है वो भी चल रहा है, वहां भी खाना खाया जा रहा है, और इतना एक्स्ट्रा खाना है कि यहां शहर में बिक भी पा रहा है, और इसीलिए मैं वो जाके खाना खरीद पा रहा हूं, इसीलिए आज खड़ा हूं। तो मुझे खेती करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ और कर रहा हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं। अब यही अगर जो है ये खाना सरप्लस अवेलेबल ना होता, तो मैं भी गांव चला गया होता, अपनी खेती करता, राइट ना, जो है अपने लिए खाना उगाता, क्योंकि अपने लिए खाना कहीं और से नहीं मिल रहा है। तो हाँ, तो चाहे वो टीचिंग हो, चाहे कोई और प्रोडक्ट हो, चाहे जो है बढ़िया मटका बनाना हो, यानी जनता तभी फ्री हो पाएगी जब उसके खाने की टेंशन खत्म होगी। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस बेस है। आज भी शहर एग्जिस्ट कर रहे हैं, शहर में खेती नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि उनके हिस्से का खाना कोई और उगा रहा है। तब कहीं जाके वो इंजीनियर, डॉक्टर जो है प्लम्बर या कुछ और बन पा रहे हैं। रीजन कि हाँ जो है कोई और खाना उगा रहा है, एग्रीकल्चरल सरप्लस एग्जिस्ट करता है। तो हाँ, तो स्ट्रॉन्ग रूरल बैकग्राउंड है, तभी एग्रीकल्चरल सरप्लस है, और तभी शहर है, वरना शहर बन सकता है, शहर नहीं बन सकता है। तो हाँ, तो जब एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा, तभी कुछ लोग क्या कर पाएंगे, तभी कुछ लोग कुछ और प्रोडक्ट बना पाएंगे, राइट। चाहे वो मटका हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे जैसा भी प्रोडक्ट हो, है ना, कि हाँ चाहे आपको टेक्सटाइल बनाना हो, चाहे आपको जो है पॉटरी बनाना हो, राइट है ना, पॉटरी करनी हो, जो भी आप करना चाहते हैं वो तभी हो सकता है जब आपके पास इस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब यही प्रोडक्ट समय के साथ धीरे धीरे इंप्रूव होता रहता है, एकदम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, कि वही कपड़ा जब कई जनरेशन बना देती है, राइट ना। जैसे आप आंसर राइटिंग शुरू करेंगे तो शुरू में खराब लिखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 आप बहुत अच्छा आंसर लिखने लगेंगे, राइट। तो वैसे ही जनरेशन अगर प्रैक्टिस करने लगेगी तो सोचिए कितना बढ़िया होगा, राइट ना। तो वैसे ही है कि हाँ ये प्रोडक्ट क्रिएट होगा। जब प्रोडक्ट क्रिएट होगा तब क्या होगा कि इसको बेचा जा सकता है, तभी ट्रेड हो सकता है। तो कहां हम लोग नोमैडिक हुआ करते थे, राइट, चरवाहे हुआ करते थे, हमने एग्रीकल्चर चुना, और अब क्या है, अब हम लोग ट्रेड कर पा रहे हैं, राइट ना। ट्रेड पॉसिबल है, अब ट्रेड पॉसिबल है। जब बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा तो हाँ, तो डोमेस्टिक ट्रेड भी होगा और इंटरनेशनल ट्रेड भी होगा। जैसे हम लोग ने कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन में बात करी थी। तो हाँ, तो ये फिर से हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ट्रेड होगा तो कहीं कहीं पर मार्केट क्रिएट होगी, कि हाँ बनारस में मार्केट है, लेट से राजगीर में मार्केट है, तो मार्केट क्रिएट होगी, राइट ना। जब मार्केट क्रिएट होगी तो वही कहां बनेंगे, शहर बनेंगे, अर्बनाइजेशन। तो ये सब कनेक्टेड है, बिल्कुल यही कहानी हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखी थी, कि हाँ अर्बनाइजेशन होगा। जब अर्बनाइजेशन होगा, राइट ना, तो जब इतना सरप्लस अवेलेबल होगा, जब ये सारी चीजें हो रही होंगी सोसाइटी में, तभी जो राजन है वो अब प्रॉपर टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकता है। तो यहां पर क्या एक और चीज आएगी, गवर्नमेंट की सीट, किंगडम, राइट है ना। गवर्नमेंट की सीट आएगी, कोई राजा बनेगा। जब कोई राजा बनेगा और जब वो देख रहा है, राइट है ना, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ एक स्ट्रॉन्ग रूरल बैकग्राउंड चाहिए। रूरल बैकग्राउंड कैसा, रूरल बैकग्राउंड, एक स्ट्रॉन्ग रूरल बैकग्राउंड, तभी क्रिएट होगा एग्रीकल्चरल सरप्लस, तभी क्रिएट होंगे प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट्स क्रिएट होंगे बढ़िया, तो ट्रेड होगा। बाय द वे, प्रोडक्ट्स जो क्रिएट करेंगे इनको क्या बोलेंगे, आर्टिजन्स।
जब आर्टिजन्स बढ़िया प्रोडक्ट बनाएंगे तब कहीं जाके जो मर्चेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, ये प्रोडक्ट खरीदेंगे बेचेंगे, राइट है ना। ये डोमेस्टिक ट्रेड भी करेंगे, डोमेस्टिक, और ये इंटरनेशनल ट्रेड भी करेंगे। और जो मार्केट होंगी, जिस जगह पे इंडिया में सब बेचा खरीदा जा रहा होगा, वहीं क्या डेवलप होगा, वही बेसिकली अर्बन एरिया होगा। तो ये सब अर्बनाइजेशन का बैकग्राउंड है। अर्बनाइजेशन में यू हैव मार्केट, राइट। अर्बनाइजेशन में वन थिंग इज मार्केट, राइट है ना, जहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज वगैरह हो रही हैं। और दूसरा इज सीट ऑफ गवर्नमेंट ना। अब जो राजा होगा, है ना, यहां पे जो राजा होगा, राजा, किंग, नाउ दिस किंग कैन अफोर्ड अ प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम। एक प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम अब वो रख सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे एग्रीकल्चरल सरप्लस क्रिएट हो रहा है, तो क्या वो गांव पर टैक्स लगा सकता है? अब वो गांव पर टैक्स लगा सकता है, राइट है ना, कि हमको जो है 1/6, राइट है ना, ऐसा कुछ हिस्सा हमको दो। तो नाउ देयर विल बी अ प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम कि हां अब एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगेगा, राइट ना। तो रफली स्टार्टिंग दौर में ये 1/6 के आसपास रहा होगा कि हाँ, अगर लेट से आप 600 किलो आप जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं गेहूं, तो 600 किलो में से 100 किलो आपको राज्य को देना होगा। तो अब ये जो है राजा है, ये टैक्स पा पाएगा, यस। प्लस ये जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स हैं, क्या इनसे भी कुछ टैक्स लेगा, ड्यूटी वगैरह लेगा, इनसे भी टैक्स लेगा, आर्टिजन से भी टैक्स लेगा कि तुम भी कमा रहे हो, तुम भी टैक्स दो। तो नाउ देयर विल बी अ प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम। तो अब जो राज्य क्रिएट होंगे, फॉर एग्जांपल मगध अंपायर, या फिर मगध का जो स्टेट है बिहार जो है, तो बिहार में जो राजा है, एक तो पहला वो शहरीकरण हो पाएगा कि वहां की कैपिटल राजगीर कुछ शहर बन जाएगी, वहीं पे मार्केट होगा, ट्रेडिंग होगा, राइट। वहां का राजा जो है टैक्सेशन सिस्टम चला पाएगा। अब जब टैक्सेशन सिस्टम होगा, राइट ना, तो उस हिसाब से ऑफिसर्स हायर करेगा जो कि टैक्स वगैरह कलेक्ट करेंगे। तो यहां टैक्सेशन सिस्टम में वी विल हैव ऑफिसर्स लाइक संग्रहित्री, है ना, जो कि टैक्स वगैरह कलेक्ट करेंगे, संग्रहित्री। सिमिलरली अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर कि अब जब जेब में पैसा होगा, जैसे जैसे पैसा इकट्ठा हो रहा है, नाउ दिस किंग कैन अफोर्ड टू हैव पैलेसेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाउ दिस किंग कैन अफोर्ड टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी। अब वो जो है क्या कर सकता है, अब लोगों को सैलरी दे सकता है। अब जो है बाहर 50,000 लोग, 60,000 लोग खड़ा कर सकता है और हर महीने की 30 तारीख को उनके अकाउंट में पैसे डाल सकता है, राइट। अकाउंट नहीं होगा लेकिन हाँ, जैसे भी उसको पे करना है वो पे कर देगा, राइट। तो अब उसके पास एक प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी है, अब उसके पास एक प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम है। प्लस हम जो है अगर वापस इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला डिस्कशन याद करें तो हमें याद आएगा कि हाँ, ऐसे सिस्टम को जरूरत होगी राइटिंग की, राइट ना, कि हाँ ये जो चीजें टैक्सेशन सिस्टम वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस सिस्टम में राइटिंग भी आ जाएगी। यहां पर राइटिंग आ चुकी होगी। इनिशियली हम देखेंगे कि हाँ, जो फर्स्ट स्क्रिप्ट हम जानते हैं वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, या प्लस करेंसी की जरूरत होगी, करेंसी। तो यहां पे जो करेंसी जो यूज करी जा रही है वो है पंचमार्क्ड कॉइन, पंचमार्क्ड कॉइन बोले तो कि हाँ, कोई सिल्वर का टुकड़ा है और उसके ऊपर कुछ मोहर मार दिए, पंच कर दिया है, तो क्या बन गए, आपके कॉइन बन गए। तो यहां पर जो कॉइन्स हैं वो या तो सिल्वर के हैं, सिल्वर, और या फिर कॉपर के हैं। तो ऐसा अब एक प्रॉपर करेंसी सिस्टम, कॉइन सिस्टम दिखाई देने लगेगा। सिल्वर के कॉइन्स को कहा गया है सतमाना, कर्षपना, और कॉपर के कॉइन्स जो दो नाम हैं, एक है माशा, एक है ककानी, माशा ककानी। या तो कॉइन सिस्टम भी आ गया, राइटिंग सिस्टम भी आ गया है, कॉइन सिस्टम भी आ गया है, ट्रेडिंग वगैरह भी चालू हो गई है। तो नाउ वी फाइंड कि हाँ, ये प्रॉपर एक रनिंग सिस्टम है, एक प्रॉपर मशीन है, ऑयल्ड मशीन है, जिससे ये स्टेट ग्रो कर रहा है। अब ये जब स्टेट ग्रो कर रहा है, नाउ विल कम बैक टू स्टेट। एक छोटी सी बात यहां पर हम एक और चीज नोटिस करेंगे कि जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स हैं, ये बेसिकली एक अपना एसोसिएशन भी बनाएंगे जिसको बोलते हैं गिल्ड बनाएंगे अपना।
जैसे हम देखते हैं ना कि हाँ जो है जो दुकानदार होते हैं उनका एक एसोसिएशन होता है, या फिर सारे ज्वेलर्स होते हैं उनका एक एसोसिएशन होगा, जो आपके सारे कुम्हार होंगे उनका एक एसोसिएशन होगा। तो वैसे ही यहाँ भी मर्चेंट्स और ट्रेडर्स क्या बनाते हैं, गिल्ड बनाते हैं। एसोसिएशन बनाने से बहुत सारे फायदे हैं, उनके रिसोर्सेज एक साथ हो जाते हैं, राजा के साथ कुछ नेगोशिएशन करना है, कोई फैसिलिटी चाहिए, टैक्स में कुछ मांडवाली करनी है, राइट, तो ये सारे काम आराम से हो सकते हैं। तो एसोसिएशन बनेंगे, हाँ तो एसोसिएशन को क्या कहा गया है, गिल्ड कहा गया है, गिल्ड। तो हाँ तो इस तरीके के एसोसिएशंस भी बनेंगे। ये काफी हद तक सिस्टम वैसा ही है जैसा आज हम लोग देखते हैं, राइट ना, वैसा ही सिस्टम हमको देखने को मिल रहा है। आज भी ऑलमोस्ट ऐसी ही बातें होती हैं कि हम लोग स्ट्रॉन्ग रूरल बैकग्राउंड है तभी हमारे पास अच्छा खासा खाना आ रहा है, राइट, एग्रीकल्चरल सरप्लस है अपना, राइट है ना, प्रोडक्ट्स हम लोग बहुत सारे बनाते हैं जो बेचे जा सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, आर्टिजन्स हमारे साथ आज भी बिजनेसमैन है, राइट, हमारे पास आज भी अर्बन सेंटर्स हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, ये सब क्या है, कॉमर्शियल सेंटर्स हैं, वहां पे सरकार भी है और वहां पे मार्केट भी है, राइट, वहां पे कॉमर्शियल, मुंबई में कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी हो रही हैं और वहां पे सरकार भी है, राइट। क्या अपने पास राइटिंग है, क्या अपने पास प्रॉपर करेंसी सिस्टम है, यस, आज भी यही सिस्टम चल रहा है, इसमें कोई बहुत बदलाव नहीं है, राइट। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी वगैरह और एडवांस होती जाती है, इंप्रूव होती जाती है, बेटर होती जाती है, बट अदरवाइज मोर और लेस फाउंडेशन सिस्टम हमें यही दिखाई देगा। तो 500 BC में ये सिस्टम डेवलप हो रहा है। नाउ 500 BC वी रिमेंबर इज ऑल्सो द एज ऑफ गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीरा। तो ये गौतम बुद्ध के टाइम में ही हो रहा है ना, कि गौतम बुद्ध के टाइम में ही हमें ये सारा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो बिजनेस वगैरह बढ़िया ग्रो कर रहा है, बढ़िया ग्रो कर रहा है। तो हाँ, तो पहले जो है कुछ नगर बने होंगे, राइट है ना, नगर बने होंगे, नगर, फिर जनपद बने होंगे, और फिर जो है महाजनपद बने होंगे, महाजनपद, प्रॉपर स्टेट्स बन गए होंगे, प्रॉपर स्टेट्स बन गए होंगे, राइट। और ये जो जनपद महाजनपद है, तो यहां पे हम लोगों ने बात करी थी ट्राइब्स की जैसे कुरु ट्राइब, तो कुरु ट्राइब जब सेटल हुई थी तो उस एरिया को ही कुरु कह दिया था, तो अब महाजनपद कुरु क्रिएट हो जाएगा, राइट है ना, कुरु। सिमिलरली मगधास, तो मगधास भी बेसिकली क्या है कि हाँ एक तरह के लोग हैं, राइट, कीरतास, मगधास, उनके नाम पे मगध रखा गया है कि मगधास वहां पे रहते हैं। तो इस तरीके से लोगों के नाम पे अब जो है क्या है, जगह का नाम पड़ गया है, और अब लोग ट्राइब से एसोसिएटेड नहीं है। अब ये लोग ये नहीं कहेंगे कि हम कुरु ट्राइब को बिलोंग करते हैं, अब कहेंगे कि हम कुरु जगह को बिलोंग करते हैं, राइट, की जो एरिया कुरु है उस इलाके में हम रहते हैं, जो पांचाल इलाका है वहां हम रहते हैं, जो फत्स इलाका है वहां हम रहते हैं। तो यहां पे ट्राइबल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। यहां पर क्या था कि ट्राइबल आइडेंटिटी थी, यहां भी काफी हद तक ट्राइबल आइडेंटिटी थी, बट यहीं से बसना चालू हो गया था, सेटलमेंट चालू हो गया था। अब यहां तक आते आते ट्राइबल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, लोग टेरिटरी से, जगह से एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने लगेंगे कि तुम कहां के रहने वाले हो, क्या बिहारी हैं, राइट, हम मगध के रहने वाले मगधी हैं हम, राइट, कोई कहेगा कि हम वत्स के रहने वाले वत्सी हैं, है ना। तो इस तरीके का यहां पर नाम आने लगेगा। तो ये हमने समझा कि हाँ सिस्टम किस तरीके का एग्जिस्ट करता है। हमने बात करी कि हाँ ये राइज ऑफ स्टेट, कंडीशन क्या है जिससे राइज ऑफ स्टेट्स होंगे, बड़े बड़े स्टेट्स बनने लगेंगे, बड़े बड़े महाजनपदास बनने लगेंगे। तो महाजनपदास मतलब बड़ा स्टेट, महास्टेट, राइट है ना। अब हम बात करेंगे कि हाँ ये महाजनपदास है ना, थोड़ा सा हम चलेंगे, कंडीशंस की हमने बात करी कि कैसी कंडीशंस हैं, राइट। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से महाजनपदास हैं। नाउ अगेन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट समथिंग जिससे यूपीएससी बहुत पूछ रहा है ना। तो इसको हम लोग जो है एक बार गो थ्रू कर देते हैं, देख लेते हैं कि हाँ कौन कौन से महाजनपदास हैं। बट क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या यूपीएससी पूछता है काशी वाशी के बारे में? अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है, राइट है ना। तो इसमें हमको रिसर्च नहीं करनी, जस्ट एक बार गो थ्रू कर देते हैं कि कौन कौन से महाजनपदास। चलिए, तो ये है महाजनपदास का मैप। अब इसमें इंपॉर्टेंट महाजनपदास अगर मैं मार्क करूं तो तीन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है मगधा, है ना, बिहार में, राइट, मगध। दूसरा है कोशाला, पड़ोसी ही है मगध का, कोशाला। तीसरा है अवंती। क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्यों जो है ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग सी एम्पायर्स हैं, राइट। ये जो स्टेट्स हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं। तो एक मगध इंपॉर्टेंट है, एक कोशाला इंपॉर्टेंट है और एक अवंती इंपॉर्टेंट है, राइट ना, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा किनारे की तरफ हमको गांधारा दिख रहा है, गांधारा। एक गांधारा का नाम, जैसे महाभारत में हम सुनते हैं गांधारी, राइट है ना, गांधारी है ना, जो धृतराष्ट्र की वाइफ है गांधारी, है ना। तो जो है वो जगह कौन सी है, वो गांधार को बिलोंग करती है। उनके भाई शकुनी है, वो भी गंधर्व हैं, वहां वो भी गंधर्व है, गांधारा को बिलोंग करते हैं। तो गांधारा, तो गांधारी, है ना, तो गांधारा, अवंती, मगध, कोशाला। तो ऐसे कुछ 16 स्टेट्स का नाम हमें सुनाई देता है, राइट। बिफोर वी गो इनटू दिस, है ना, कम से कम कुछ नोटिस कर लेते हैं। तो एक तो मैंने 3-4 बताए आपको, यहीं पे बगल में कंबोज भी है। तो सबसे नॉर्थ वेस्ट साइड में 2 हैं, एक है कंबोज, एक है गांधारा। सिमिलरली एमपी में जो है, जो स्ट्रॉन्ग किंगडम है वो है अवंती, राइट। प्लस सबसे साउथ में आता है अस्माका, राइट, या असाका, अस्माका, असाका, है ना। तो ये 4-5 नाम हमने सुने। एक और इंपॉर्टेंट है वत्स,
तो कौशाम्बी पे जो है एक किंगडम है विच इज वत्स, वत्स, है ना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ ऐसे जनपदास हैं। एक बुक है अंगुत्तारा निकाया, तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, पाली टेक्स्ट हैं, उसमें बहुत सारी महाजनपदास का जिक्र मिलता है। तो जैसे कि अंगुत्तारा निकाया में कुछ 16 महाजनपदास के बारे में बताया गया है। एक और हम लोग बात कर रहे थे पन्नी की अष्टध्यायी, जो कि 450 के आसपास लिखी गई है। वहां भी हमको जो है जिक्र मिलता है महाजनपदास का। वहां भी जो है हमको 9 महाजनपदास का कुछ हमको जिक्र मिल रहा है। तो टोटल कुछ 16 महाजनपदास हमने सुने हुए हैं, राइट ना। तो आइए बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं कि हाँ ये कौन कौन से महाजनपदास हैं। अब जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे काशी की। काशी, तो ये गंगा किनारे क्या है, काशी, है ना। बनारस हमारा काशी। तो काशी जो है, काशी ये गंगा पे पड़ रहा है, तो ट्रेडिंग रूट पे पड़ रहा है, राइट ना। काशी प्लस जो है माना जाता है कि इनिशियली ये काफी पावरफुल था, राइट ना। ये काफी रिच भी हुआ करता था। यहां पर एक कपड़ा मिलता था कशय, कशय, जो कि बेसिकली मॉन्क्स वगैरह पहनते थे। तो कुछ ऑरेंज कलर का कपड़ा यहां पे मिला करता था, जो कि यहां पर मॉन्क्स वगैरह पहना करते थे। काशी, इसकी कैपिटल है वाराणसी, राइट ना। तो वाराणसी, तो ये फेमस है कॉटन टेक्सटाइल के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए। और यहां पर एक और चीज मिलती है, वो है घोड़े, हॉर्सेस। और एक जो हमने कहा कि हाँ कशय, ये काशी से ही नाम आया है, कशय, राइट ना। तो कशय यहां पे मिलता है, कशय यहां पे मिलता है। इसके अलावा जो है माना जाता है कि दशरथ मे बी जो दशरथ जी थे भगवान राम के फादर, वो भी शायद काशी को ही बिलोंग करते थे, राइट ना। तो एक दशरथ जातका करके एक किताब है, उसमें लिखा है कि वो काशी को ही बिलोंग करते थे। तो हो सकता है भगवान राम भी काशी को बिलोंग करते रहे हों, राइट है ना, हो सकता है ऐसा। सिमिलरली पार्श्वनाथ, जैनिज्म में पार्श्वनाथ भी काशी को बिलोंग करते थे। जैन जो हम पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर की बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, वो भी यहीं पे बात जो है यहीं को बिलोंग करते थे। तो मे बी दशरथ, अगेन वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। और पार्श्वनाथ भी काशी के थे, पार्श्वनाथ भी काशी के थे, राइट। प्लस है ना, कैपिटल हमने कहा इसकी वाराणसी। तो 2 नदियां हैं, वरुण और असी, तो उनके नाम से मिला के जो है बनता है वाराणसी। लोकेशन अगर आप देखिए काशी का। नाउ कोशाला जो उसके बगल का राज्य है, कोशाला आगे जाके क्या करता है, काशी को अपने कंट्रोल में ले लेता है, एनेक्स कर देता है। तो काशी बिकम्स पार्ट ऑफ कोशाला। तो काशी कोशाला में मिल जाता है, काशी कोशाला में मिल जाता है ना। दिस इज अबाउट काशी। सिमिलरली बात करते हैं कोशाला की। तो कोशाला की कैपिटल है श्रावस्ती, श्रावस्ती इसकी कैपिटल है। सहेत महेत, राइट है ना, सहेत महेत। तो ये भी इसी दौरान 600 बीसी के आसपास कहीं डेवलप हुई है, ये भी कहीं 600 बीसी के आसपास डेवलप हुई है। तो नाउ, तो ये जो हम काशी की बात कर रहे थे, कमिंग बैक, काशी, और इसी के पास हम बात कर रहे हैं कोशाला की। कोशाला के एक फेमस राजा हुए प्रसन्नजीत। ये भी भगवान बुद्ध के टाइम में है, ये भी भगवान बुद्धा के टाइम के में है। और बुद्धा को बहुत मानते भी हैं, बहुत सपोर्ट भी प्रोवाइड किया, पैट्रनाइज भी किया है, राइट है ना। बुद्धा के साथ काफी मिलना जुलना था। तो प्रसन्नजीत बेसिकली बुद्धा के समय के प्रसन्नजीत, इन्होंने ही काशी को कोशाला में मिला लिया था। तो काशी बिकेम पार्ट ऑफ कोशाला। नॉट ओनली काशी, बट जो बुद्धा का जो हम जो है बात कर रहे थे, बुद्धा की जो भूमि है, जन्मभूमि साक्यास, तो कोशाला और साक्यास में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, और साक्य को भी काशी में कोशाला में मिला दिया गया था, राइट। इसीलिए जो है बुद्धा को कोशालन भी कहा गया है कि हाँ वो कोशाला को बिलोंग करते थे, क्योंकि कोशाला ने साक्य के ऊपर कब्जा कर लिया था। कैपिटल हमने क्या बात करी, कैपिटल है इनकी श्रावस्ती। राइट ना, कैपिटल क्या है, श्रावस्ती। प्लस जो है इनकी एक और कैपिटल है लुम्बिनी, जो है बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध की, राइट ना। लुम्बिनी भी इनकी कैपिटल है। एक और इंपॉर्टेंट शहर जो हम सुनते हैं अयोध्या भी कोशाला में ही बिलोंग करता है, राइट ना। तो अयोध्या, तो अनदर थिंग वी कैन ऐड इज अयोध्या। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कोशाला की हमने बात करी। एक और क्लैन है मल्लास का। अब यहीं पे बिफोर वी गो हेड एक छोटी सी बात कर देते हैं कि एक हम बात कर रहे हैं कि हाँ ये जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स 2 तरह के हो सकते हैं। स्टेट्स हो सकता है कि वो जनपदास हों या महाजनपदास हों,
और इन या ऐसा कह लीजिए कि यहां पर किंगडम हो कुछ, राइट है ना। यहां राजा जो है, राजा की पोजीशन है, कोई किंग है और उसके पास पूरा सिस्टम है कि हाँ भाई टैक्सेशन सिस्टम है, स्टैंडिंग आर्मी है, राइट है ना। ब्राह्मण्स भी हैं यहाँ पे जो राजा को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा एक सिस्टम है जो कि एक नॉर्मल किंगडम, एक नॉर्मल राज्य है। बट एक और तरीके का राज्य है जिसे कहा जाता है गणराज्य, या कहा जाता है गणसंघ। गणसंघ, कुछ ऐसे राज्य भी हैं। गणसंघ वो राज्य हैं जहां आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी है, थोड़ा डेमोक्रेटिक आपको दिखाई देगा सिस्टम। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय होते हैं और स्लेव्स होते हैं, या ऐसा सिस्टम भी होता है। इनको कहते हैं गणसंघ। इसमें कोई एक राजा है जो कि हेरिडिटरी है, नहीं। यहां पे क्या होता है कि जो क्षत्रिय फैमिलीज हैं, क्षत्रिय फैमिलीज की एक पार्लियामेंट होती है जिसमें सारी फैमिलीज के जो है हेड आते हैं, और इसमें से वो लोग एक अपना चीफ इलेक्ट करते हैं, और फिर जो भी डिसीजन होता है वो वोटिंग के द्वारा होता है। तो कुछ गणसंघ भी होते हैं। तो जैसे कि हम कोशाला की बात कर रहे थे, तो कोशाला में मैं आपको बता रहा हूं कि राजा है एक, राजा की जो मर्जी आएगी वो करेगा। राजा को लगता है कि हाँ हमें काशी एनेक्स कर लेना है, काशी के ऊपर कब्जा कर लेना है, कर लेंगे। साक्यास पर अटैक करना है, कर लेंगे, राइट है ना। लेकिन कुछ क्या होते हैं, गणसंघ होते हैं। जैसे कि गणसंघ का एग्जाम्पल अगर हम लें तो भगवान बुद्ध का जो साक्या क्लैन है वो भी एक गणसंघ है, राइट है ना। प्लस जो मल्लाज हैं, मल्लाज ऑफ कुशीनगर, ये भी क्या है, ये भी एक गणसंघ है। और जो हम लोग लास्ट क्लास में वृज्जी की बात कर रहे थे, वृज्जी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 8 क्लैन्स हैं, ये 8 क्लैन क्या हैं, ये सारे के सारे क्लैन जो हैं गणसंघ हैं। तो दिस इज अ कॉन्फेडरेसी, क्या है, ये कॉन्फेडरेसी है कि 8 क्लैन मिलजुल के साथ में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रह रहे हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ही एक रिपब्लिकन क्लैन है जिसे कहते हैं मल्लास। तो ये मल्लास का राज्य है, राइट है ना। इसी में एक जगह है कुशीनारा जहां पे बुद्धा ने जो है महापरिनिर्वाण पाया था। सिमिलरली और भी यहीं पे देखेंगे, साक्यास का कपिलवस्तु, कोलिया का रामग्रामा, मौर्या का पिपरवाना, ये सारे जो है सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे रिपब्लिकन क्लैन हैं यहाँ पे, राइट है ना। तो हाँ, तो हमने बात करी जो है मल्लास की। ना एक और बहुत फेमस है वो है वत्स। तो वत्स को मैं वापस आपको मैप पे दिखाऊं, वत्स, या तो वत्स पड़ रहा है आपका, तो वत्स मैंने आपको दिखाया था कि वत्स इज बेसिकली कौशाम्बी, इलाहाबाद वाला इलाके में पड़ेगा ये, है ना। बनारस से ठीक पहले इलाहाबाद वाले इलाके में वत्स है। तो जो कुरु क्लैन था, कुरु क्लैन कहते हैं कि यहां पे फ्लड आ गया था तो वो माइग्रेट कर गया था यहां पर। तो ये कुरु क्लैन के ही वंशज हैं, है ना। मोस्ट ऑफली ये कुरु क्लैन के ही वंशज है, राइट है ना। वत्स, या तो किंगडम ऑफ वत्स। इनकी कैपिटल क्या है, कौशाम्बी है, इलाहाबाद के पास कौशाम्बी। तो जैसा कि मैंने कहा कि हाँ ये पहले कुरु क्लैन ही हुआ करता था, और अब जो है अब ये जो है क्या है, अब ये बेसिकली इलाहाबाद के पास कहीं सेटल हो गया है। यहां पे जो राजा हैं जो फेमस हैं बुद्धा के जमाने में, वो है उदयना, या इन्हीं के ऊपर बहुत सारे प्लेज लिखे गए हैं, जिसमें एक फेमस प्ले है भाषा का स्वप्न वासव दत्ता, राइट ना। तो हाँ, तो ये प्ले इनके ऊपर लिखा गया। इट्स अ रोमांटिक जो है प्ले कि हाँ वासव दत्ता जो है अवंती की राजकुमारी थी, वो उनसे शादी कर रहे थे या कर चुके थे, है ना। तो उनके बीच की विरह के बारे में, जुदाई के बारे में लिखा गया है। तो किंगडम ऑफ वत्स, तो वत्स के उदयन है। सिमिलरली कुरु और पांचाल हम देख रहे हैं कि कुरु और पांचाल, बट अब ये सब इंपॉर्टेंट है, अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहे। इनफैक्ट कहते हैं कि अब ये गणसंघ बन चुके हैं, दे आर नॉट एज प्रोमिनेंट जैसे पहले हुआ करते थे। हाँ, वन इंपॉर्टेंट स्टेट इज अवंती, जो मैंने आपको दिखाया था मध्य प्रदेश में। तो अवंती का मतलब ही दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए उज्जैन, राइट ना। तो वापस जो है चलते हैं, तो अवंती जो है अवंती, तो ये बेसिकली पड़ रहा है मध्य प्रदेश में। इसकी 2 राजधानी है, एक राजधानी है उज्जैनी और दूसरी है महिष्माती। ऐसा बाहुबली हमने नाम सुना होगा, महिष्माती, जय महिष्माती, राइट। हाँ, तो महिष्माती।
तो दो इनकी कैपिटल हैं, एक नॉर्दर्न साइड है उज्जैन और दूसरी है महिष्माती, जिसमें उज्जैन ज्यादा प्रॉस्पेरस है, ज्यादा बढ़िया है, राइट। महिष्माती कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाएगी, राइट है ना। बाकी जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट राजा है जिनका नाम है चंद्रप्रद्योत। ये भी जो है बुद्धा के टाइम में है, यस। कोशाला पे बैठे हुए हैं प्रसन्नजीत, अभी बताया मैंने आपको प्रसन्नजीत, और वत्स पे बैठे हुए हैं उदयना या है ना। तो ये चार जो है राजा एक साथ जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी एक और की एंट्री कराएंगे या तो नाउ जो है इसमें जो एक स्ट्रॉन्ग किंगडम है वो है डेफिनेटली मगध, राइट ना। बट मगध की तो पूरी कहानी पढ़नी है, बाकी सबकी पढ़ देते हैं। गांधारा कंबोज के बारे में बताया मैंने, गांधारा कंबोज। तो गांधारा बेसिकली जो पेशावर आज आप देखते हैं, पेशावर के आसपास का इलाका जो है वो है गांधारा कंबोज। इनकी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत दूर है, राइट, और इसीलिए वल्नरेबल हैं कि हाँ दूसरी तरफ से अगर कोई आया तो इनको उठा ले जाएगा, तो सबसे पहले इनके ऊपर अटैक होगा, प्लस गांधारा इज ऑल्सो नोन एज द लर्निंग सेंटर, कि हाँ जो है जैसे आज लोग कोटा जाते हैं किसी आईटी की तैयारी करने या दिल्ली आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने, राइट ना। तो वैसे ही यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने के लिए लोग गांधारा जाया करते थे। तो गांधारा इज नोन एज एन एजुकेशनल सेंटर, कि वहाँ पे किसी को भी पढ़ाई करनी है, कुछ रिसर्च करनी है समथिंग, तो सारे इंटेलेक्चुअल गांधारा में मिलते थे, सारे के सारे इंटेलेक्चुअल गांधारा में मिला करते थे, राइट है ना। चलिए, तो गांधारा एंड कंबोज। तो नाउ तो दीज वर द महाजनपदास। अब इसमें एक जो हमने बात नहीं करी है वो है किसकी, बिहार की। हमने मगध की बात नहीं करी, मगध। तो मगध की बात करते हैं। तो मगध तो नाउ डिस्कशन इज अबाउट मगध या मगध में आने से पहले मैं दो सेंटर्स और दिखाऊंगा आपको। एक है वृज्जी, तो ये रहा वृज्जी, राइट ना। हम लोग बात कर रहे थे अभी, मैंने आपको बताया कि वृज्जी कैसा है, वृज्जी गणसंघ है। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन इन वृज्जी इज लिच्छावीज। तो लिच्छावी यहां पर बहुत पॉपुलर माने जाते थे, बहुत स्ट्रांग माने जाते थे। लिच्छावी का नाम हमने पहले भी सुना हुआ है। लिच्छावी हम लोग बात कर रहे थे जब वर्धमान महावीर की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि उनकी जो मदर हैं वो लिच्छावी हैं, राइट है ना। लिच्छावियों की राजकुमारी, उनके भाई हैं चेतक, राइट है। तो वो भी इसी समय की बात है, दूसरा मैं मार्क करना चाहूंगा चंपा को, राइट है ना, अंग प्रदेश। ऐसा महाभारत में हमने सुना है अंगराज कर्ण, राइट है ना। तो अंग की राजधानी है चंपा नदी पे पड़ रहा है। एंड अंग इज नोन फॉर ट्रेड, कि हाँ ये कहीं इधर या इधर सुवर्ण भूमि से ट्रेडिंग करता था। बोले तो साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड करता था भाई। किस जमाने में, 500 बीसी में। तो चंपा इज नोन फॉर, या अंगा इज नोन फॉर ट्रेडिंग विद साउथ ईस्ट एशिया। तो आज से जो है 2500 साल पहले, है ना, चंपा से ट्रेडिंग हो रही थी, है ना, जो है साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेडिंग हो रही थी। साउथ ईस्ट एशिया से इंटरनेशनल ट्रेड का हमें खबर मिलती है, किस तरह का इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था। सिमिलरली कंबोज और गांधारा, क्या ये सेंट्रल एशिया और इधर से कनेक्टेड है? सेंट्रल एशिया और इस साइड से कनेक्टेड है, उधर को ट्रेडिंग हो रही है। चलिए सुना। तो फिलहाल अब बात करते हैं मगध पे आते हैं। मगध, इसकी राजधानी है राजगीर। तो मगध के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मगधा या तो मगध अब मगध में हमको दिखाई देगा कि हाँ, जो पहली डायनेस्टी है, जो पहला राजा है जिसने यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी है मगध में, राइट है ना, कैपिटल है राजगीर, वो है बिंबिसारा। So let me talk about बिंबिसारा। तो बिंबिसारा रफली, है ना, रफली हमारे लिए ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रफली 550 से 490 के बीच में वी हैव बिंबिसारा। तो मगध के राजा हुए बिंबिसारा, है ना। मगध कितना बड़ा दिख रहा है हमें एक छोटा सा एक राज्य दिखाई दे रहा है, विच इज मगध या बिंबिसारा। तो बिंबिसारा यहां के राजा थे,
इनका नाम भी हमने बुद्धा के साथ सुना था, बुद्धा ने कहा था मिलने आना, राइट है ना। तो बिंबिसारा, प्रसन्नजीत, उदयन, चेतक, राइट, चंद्र प्रद्योत, ये सारे लोग एक समय में हैं। ये सारे लोग बुद्धा के टाइम के राजा हैं, इसीलिए हमें इनका नाम पता है क्योंकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें कहीं ना कहीं नाम मिल गया है। बिंबिसारा इज फेमस है ना, तो बिंबिसारा की कहानी फेमस है। तो बिंबिसारा का सबसे पहला काम जो है, बिंबिसारा इज नोन फॉर ग्रोइंग मगध, राइट है ना, कि यहां से मगध की राइज चालू होता है। दिस इज स्टोरी ऑफ राइज ऑफ मगध, कि किस तरह से इन सारे महाजनपदास को पीछे छोड़ता हुआ मगध हो जाएगा, कहानी ही मगध की हो जाएगी, राइट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो राज्य बन जाएगा वो है मगध। तो आइए बात करते हैं मगध की। तो बिंबिसारा की कहानी है, कहानी शुरू होती है बिंबिसारा से। बिंबिसारा की फैमिली जो है, राइट है ना, इसको कहा जाता है हरियनका डायनेस्टी। तो दिस इज हरियनका डायनेस्टी, राइट है ना, हरियनका डायनेस्टी, जिसमें पहले राजा हैं बिंबिसारा। तो बिंबिसारा फर्स्ट ऑफ ऑल इज नोन फॉर कि जो बगल में इनके प्रदेश है अंग, अभी हम बात कर रहे थे अंगराज कर्ण की, राइट ना, तो ये जो अंग वाला राज्य है अंग, इसको इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया है। तो हाँ, तो इसे एनेक्स कर दिया। तो पहला जो काम है, ही इज नोन फॉर एनेक्सेशन ऑफ अंग, और उसके ऊपर अपने बेटे को बिठा दिया, राइट ना। तो बेटे को बिठा दिया कि हाँ अंग के ऊपर राज्य करो, जैसे कर्ण को बिठा दिया गया था। तो हाँ, तो अंग के ऊपर इन्होंने अपने बेटे को बिठा दिया। Another thing for which we know him is matrimonial alliances. तो देखो, शादी के द्वारा भी राज्यों में रिश्ते जोड़े जाते हैं, एक इनका विवाह हुआ है कोशाला की राजकुमारी से, राइट है ना, कोशाला देवी से, और कहते हैं कि दहेज में इनको काशी मिल गया था। तो जो है कोशाला से रिश्ते भी अच्छे हो गए। कोशाला क्या है कि भाई अब समधी हो गए, राइट ना, रिश्तेदारी हो गई है। तो कोशाला अपना दोस्त हो गया। तो कोशाला से झगड़ा होगा, कोशाला से झगड़ा नहीं होगा, पड़ोसी है बट झगड़ा नहीं होगा। नॉर्मली हम देखते हैं कि पड़ोसियों में झगड़ा होता है भाई, होना ही होना है, राइट है ना, कि हाँ जैसे पड़ोसी देखते हैं कि तुम्हारी बिल्ली इधर आ गई, तुमने छत से इधर जो कूड़ा फेंक दिया, झगड़ा होता ही होता है, राइट। हाँ, तो किसी ना किसी मुद्दे पर जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इन जनरल हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ क्रैशेज होते हैं, राइट, कि तुम म्यूजिक तेज बजा रहे हो, ये कर रहे हो, सब ये सुनते, तुम्हारी गाड़ी सामने खड़ी हो गई, कुछ ना कुछ जो है होता रहता है। हाँ, तो वैसे ही कोशाला देवी, तो कोशाला देवी के साथ इन्होंने जब शादी कर ली, तो अब इससे क्या हुआ, इससे ये थोड़ा सिक्योर हो गए भाई, राइट है ना, कि हाँ जो है प्रसन्नजीत से दोस्ती हो गई। प्रसन्नजीत इनका जो है क्या बन गया, प्रसन्नजीत इनका जो है ब्रदर इन लॉ हो गया, राइट, कोशाला देवी का भाई है। प्लस काशी भी हाथ आ गया, काशी से रेवेन्यू भी अच्छा आता था, बढ़िया आता था। प्लस इनकी एक और जो शादी हुई है, एक और इनका विवाह हुआ है माद्रक्रैन में, राइट है ना, माद्रक्रैन। तो माद्रक्रैन में इनसे इनकी एक शादी हुई है, उसका नाम है खेमा, राइट ना, खेमा। प्लस एक और इनका विवाह हुआ है लिच्छावियों में। तो लिच्छावी राजकुमारी हैं चिल्लाना, राइट है ना। तो चिल्लाना जो है ये कजिन है वर्धमान महावीर की, राइट है ना, मामा की लड़की लगी उनकी। तो हाँ, तो जो है कजिन है, तो हाँ, तो वर्धमान महावीर से एक रॉयल कनेक्शन भी एग्जिस्ट करता है। बट अभी हमारे लिए वर्धमान महावीर का डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे हमारे लिए डिस्कशन इंपॉर्टेंट है कि ये मैट्रिमोनियल अलायंस जो है इज मोर लाइक डिप्लोमेसी, कि राज्य का वर्चस्व बढ़ रहा है, राइट ना। ऐसे सोच के देखो कि अब मगध तो इनका है ही है, चंपा भी इनके कंट्रोल में है, प्लस कोशाला से दोस्ती हो गई है, कोशाला की राजकुमारी से शादी हो गई है, काशी दहेज में आ गया है, राइट ना, काशी दहेज में आ गया है। इधर माद्रा क्लैन है, यहां से भी एक विवाह हो गया है, तो इधर भी कुछ ना कुछ रीच है। प्लस वृज्जी के यहाँ जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्लैन है उससे भी विवाह हो गया है। तो एक अच्छा खासा वर्चस्व क्रिएट हो गया है, बिंबिसारा का, राइट। बिंबिसारा की दुश्मनी जो थी उनकी चंद्र प्रद्योत से हुआ करती थी। तो एक बार चंद्र प्रद्योत को कुछ जॉन्डिस हो गया, बीमार पड़ गए, तो यहाँ पे उन्होंने अपना एक डॉक्टर भेज दिया, राइट। तो बिंबिसारा ने अपने डॉक्टर को भेज दिया कि देख के आओ। तो वैसे दोनों लोगों में बनती नहीं थी, पर जब ये डॉक्टर आया, चंद्र प्रद्योत जो है खुश हो गए कि बिंबिसारा बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अवंती से भी दोस्ती हो गई, तो इवेंचुअली अवंती से भी दोस्ती हो गई। प्लस इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं कंबोज और गांधारा से, या तो भले कोर किंगडम उतनी बड़ी नहीं है,
लेकिन इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है बिंबिसारा का। बिंबिसारा का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है, बड़े बड़े राज्यों से, अवंती से उठना बैठना है, कोशाला से उठना बैठना है, ये पूरा एरिया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। इधर भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इधर से घोड़े वोड़े आ जाएंगे, उनके लिए इंपोर्ट हो जाएगा बढ़िया। सेंट्रल एशिया से ट्रेड करना है तो भी उनके लिए बढ़िया है, साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड करना है तो चंपा उनके पास आ गया है। तो पहला राजा जो ये सारी चीजें स्टैब्लिश कर रहा है, राइट, इज बिंबिसारा, है ना। तो प्लस हमने बात करी कि अवंती से भी दोस्ती हो गई है, अवंती प्लस गांधारा कंबोज से भी उठना बैठना है, या तो ही इज द फर्स्ट किंग जिसने ये सारी चीजें स्टैब्लिश करी है। तो मगध की हमें ग्रोथ दिखने लग रही है कि हाँ ये स्ट्रांग राजा दिख रहा है, राइट, एक स्ट्रांग लीडरशिप है, एम्बिशियस राजा है कि ये सारी चीजें ये दे पाया ना। आफ्टर हिम इनका बेटा आता है 490 से 460 समवेयर, राइट, इज हिज सन 460, और इसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु ना, अजातशत्रु पहली बात तो जो है इसे पितृहंता भी कहा जाता है क्योंकि इसने अपने फादर को मार दिया था, राइट। ये राजा बनना चाहता था लेकिन अभी बिंबिसारा जीवित थे तो इन्होंने उनको जेल में डाल दिया और खाना देना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे बिंबिसारा की डेथ हो गई। तो यही कारण है कि अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है, पितृहंता। एंड ये आसपास सबसे भिड़ना चालू करेगा, ये आसपास सबसे भिड़ना चालू करेगा, जैसे कि कोशाला से भिड़ेगा तो काफी लोगों से झगड़ा करेगा, ये काफी लोगों से झगड़ा करेगा, तो वर्सेस कोशाला, कोशाला से काशी छीन लेगा, राइट, है ना, प्लस वर्सेस वैशाली। अब वैशाली वैसे तो देखो इसका ननिहाल है, लेकिन जो अपने फादर को मार देगा और रिश्तेदारी ननिहाल वगैरह क्या ही निभाएगा, क्या ही एक्सपेक्ट करें इससे। तो वैशाली में भी डिस्ट्रक्शन किया है इसने, वैशाली में भी डिस्ट्रक्शन किया है। तीसरा है अवंती, तो वर्सेस अवंती। तो अवंती से तो पापा ने रिश्ते बनाए थे, बेटे ने बिगाड़े, बट बेटा भी एक्सपांशनिस्ट है, बेटा बहुत स्ट्रांग है, एंड दैट इज द रीजन कि ये सब करने के बावजूद भी उसकी एम्पायर ग्रो ही कर रही है। कोशाला पे भी उसका वर्चस्व वो जीत गया है, वैशाली पे भी उसका वर्चस्व वो जीत गया है, खाली अवंती से नहीं जीत सकता क्योंकि अवंती बहुत स्ट्रांग है। और यही कारण है कि अवंती से वो चाहता है कि झगड़ा ना हो, तो वो क्या करेगा, उसकी कैपिटल है राजगीर। तो यहां पे कैपिटल हुआ करती थी बिंबिसारा की राजगीर, राजगीर। तो अजातशत्रु क्या करेगा, अजातशत्रु राजगीर का फोर्टिफिकेशन करेगा कि भाई अवंती कहीं हम पे अटैक ना कर दे, हम बर्बाद ना हो जाए, तो इसका फोर्टिफिकेशन कर देगा, किलाबंदी कर देगा कि हाँ ये राज्य हमसे कहीं चला ना जाए, राइट ना। तो आप देखेंगे कि ये जो इनिशियल जो है हरियनका डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस है, हरियनका डायनेस्टी, तो हरियनका डायनेस्टी एक कोर रीजन था और हरियनका डायनेस्टी ने एक्सपैंड कर दिया है। ये जो इनिशियल एक्सपेंशन ऑफ जो है मगध है वो ड्यूरिंग द हरियनका डायनेस्टी। चलिए टाइम लाइन आगे लेके चलते हैं। तो हम अजातशत्रु की बात कर रहे हैं। अजातशत्रु के पास इस तरह का रथ है, ऐसा हम लोगों ने बाहुबली में देखा था कि भल्लाल देव के पास ऐसा रथ था, चलाता हो जाता था, ब्लेड घूमता रहता था, लोग कट जाते थे। प्लस बाहुबली में हमने एक और चीज देखी थी, ये फेंकने वाला, पत्थर फेंकने वाला कैटापुल्ट। तो हाँ, तो ये महाशिला कंटिका, राइट ना, तो कैटापुल्ट भी एग्जिस्ट करता है, राइट ना। ये रथ मूसला ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है उसके पास। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये अजातशत्रु के पास एग्जिस्ट करती हैं। तो अजातशत्रु इज अ यू कैन से वॉर मशीन, वॉर लॉर्ड, राइट। बिंबिसारा भी वॉर लॉर्ड था, लेकिन हाँ अजातशत्रु जिस तरह से बिहेव कर रहा है तो अजातशत्रु सब पे भारी पड़ रहा है, अजातशत्रु सब पे भारी पड़ रहा है, अच्छा खासा उसने एक्सपैंड कर दिया है, राइट। तो अवंती के बारे में हमने समझा कि हाँ अवंती की वजह से उसने फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगीर कर दिया है, यस। चलिए ना, इसके बाद एक और राजा हुए जो है जिनको कहते हैं उदायीन। तो 460 से 44, तो 460 से 444 वी हैव उदायीन। उदायीन को हम लोग सिर्फ इसलिए याद रखते हैं कि इन्होंने कैपिटल जो है, कैपिटल शिफ्ट कर दी थी और पाटलिपुत्र कर दी थी। अब तक जो कैपिटल थी वो थी अवंती, वो थी राजगीर, लेकिन अब नई कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्र। तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है कि भाई कौन राजा था जिसने पाटलिपुत्र जो है कैपिटल शिफ्ट कर दी। अब उसके बाद और भी राजा हैं, बट क्या वो बहुत स्ट्रांग है, नहीं, वो कोई बहुत स्ट्रांग राजा नहीं। नाउ
अब इसके बाद एक और डायनेस्टी की कहानी चालू होती है जिसे कहते हैं शिशुनागा। तो शिशुनागा तो रफली अराउंड 413 से एक नई फैमिली एंटर करती है, वो है शिशुनागा। शिशुनागा, शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनागा डायनेस्टी, तो विल सी कि यहां पे दो राजा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो जिनका नाम शिशुनागा ही है, राइट। तो पहले वाले का नाम शिशुनागा है, शिशुनागा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि ये जो राजा इसके बाद थे, लोग इनसे खुश नहीं थे, राइट ना। कि वो आगे भी ऐसी कहानी हो रही कि फादर को मार के राजा बन रहे हैं, तो लोग जो नोबल्स हैं, मंत्री लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यार कैसे राजा लोग हैं, कैसे जो है बदतमीजी कर रहे हैं लोग। तो हाँ, तो धीरे धीरे इनको जो कमजोर राजा थे किनारे कर दिया, इनको किनारे कर दिया। और शिशुनाग जो है, शिशुनागा काशी के गवर्नर हुआ करते थे, इनको बुलाया है ना कि सर आप इतना अच्छा रूल करते हैं, मगध पे ही रूल कर लो, तो इनको राजा बना दिया। तो यहां से क्या शुरू हुआ, यहां से शिशुनागा डायनेस्टी शुरू हुई। नाउ शिशुनागा का जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट ना, तो शिशुनागा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट शिशुनागास। ओके, तो शिशुनागास ने जो है कैपिटल एक तो शिफ्ट करी है वैशाली, है ना, कुछ टाइम के लिए। तो एक दूसरा इंपॉर्टेंट सेंटर हमें दिखाई देता है वैशाली। और दूसरा जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है शिशुनागास का, इन्होंने अवंती को हरा दिया है। तो अवंती अब तक स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन अवंती पे कंट्रोल कर लिया है, अवंती पे कंट्रोल कर लिया है, ये बड़ी बात हो गई है। तो पहली बात तो इनके यहां पर एक तो इंपॉर्टेंट है वैशाली, प्लस अवंती को भी कैप्चर कर लिया है, अवंती भी इनके राज्य में आ चुका है। तो शिशुनागास का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कि अवंती को भी राज्य मिला लिया है, तो हाँ मिला लिया है, तो ये मगध एक्सपैंड हो गया है, मगध खासा एक्सपैंड हो गया है। प्लस इसी में एक और राजा हुए जिनका नाम है काल अशोका। काल अशोका ही इज फेमस क्योंकि जो है 380 के आसपास इन्होंने कराई है, याद आ रहा होगा आपको, राइट ना, कि इन्होंने क्या कराया है, इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई है। ऐसा हम लोगों ने पीछे कहीं पढ़ा था, राइट। काल अशोका, इनका एक और नाम है, इनको काकावरीन भी कहीं कहीं लिखा गया है। तो कुछ टेक्स्ट में इनको काकावरीन लिखा गया है, कुछ टेक्स्ट में इनको काल अशोका लिखा गया है। तो दोनों नाम इन्हीं के हैं, दोनों नाम इन्हीं के हैं। क्या ये अशोक है? नहीं, ये अशोक नहीं है, राइट है ना, काल अशोका है, काल अशोका। तो हाँ, तो वी हैव शिशुनागास। तो शिशुनागास का वापस एक बार आप मैप देखेंगे, राइट, लेट मी शो यू, जो पुराना वाला मैप था, तो इसमें आप देखेंगे कि हाँ, ये वाला जो लाइट पार्ट है, तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये शिशुनागास का है कि अवंती को ऐड कर दिया है, राइट ना। इतना ही कंट्रीब्यूशन है ना, इतना ही जो है लिटरेचर में है, इतना ही पता है हमको। चलिए सुनाओ। तो हमने बात करी शिशुनागास की, और फिर आती है एक आखिरी डायनेस्टी जो है नंदा डायनेस्टी, नंदास। तो नंदा डायनेस्टी, तो समवेयर अराउंड 350 we have a new dynasty coming in which are called as Nandas, जिसके फाउंडर हैं, फाउंडर का नाम है महापद्मनंदा। महापद्मनंदा, तो महापद्मनंदा, तो जैसा नाम है महा, राइट ना। तो पहली बात तो हमें नहीं मालूम कि नंदा डायनेस्टी का ओरिजिन क्या है, राइट ना, कि कैसे एक्सपैंड हुई, क्या हुआ, कौन थे, इनका बैकग्राउंड क्या है, समथिंग। जब बैकग्राउंड हमको नहीं पता, एक्सपैंड तो हम बता सकते हैं, लेकिन हाँ बैकग्राउंड हमको नहीं पता था कि ओरिजिन क्या है, कौन सी कास्ट के हैं, किसके बेटे हैं, वी डोंट हैव दैट मच क्लैरिटी। इसीलिए इनको अनंत कुल कहा गया है, कि अनंत कुल बोले तो कि अननोन लीनियज। क्या लीनियज है, वी डोंट नो। शायद जो शिशुनागास थे उनमें ही कोई राजा था जिनकी कोई दासी से जो है अब मित्रता थी या शादी हो गई थी, उनके बेटे थे जो है आपके महापद्मनंदा। तो इन्होंने जो राज्य स्थापित किया महापद्मनंदा ने, तो महापद्मनंदा ने सबसे बड़ा राज्य स्थापित किया। तो ये जितना महाजनपदा में पदा हम देख रहे हैं, सब कुछ एक छत्र में आ गया, सब कुछ एक ही राज्य में आ गया, जितना
गांधारा कंबोज छोड़ के, लेकिन पूरा का पूरा पार्ट जो है एक ही राज्य में आ गया, वो है महापद्मनंदा में। तो महापद्मनंदा इज नोन फॉर एक्सपेंशन। तगड़ा एक्सपैंड किया है इन्होंने, तगड़ा एक्सपैंड किया है। तो नंदा एम्पायर आप देखेंगे तो सब कुछ ही मिला दिया है, सब कुछ ही मिला दिया है, सब एक हो गया है, सब नंदामय हो गया है। तो जो मगध है, मगध वो इतना बड़ा हो गया है कि जितने अब महाजनपदास देख रहे थे अब सब जो है एक ही एम्पायर का पार्ट हो चुके। ये किसने किया है? ये किया है महापद्मनंदा ने। तो महापद्मनंदा इज नोन एज अ वॉरियर, राइट ना। तगड़ा प्लेयर है भाई, ये तगड़ा प्लेयर है। उसको उग्र सेना भी कहा जाता है, उग्र सेना की बहुत बड़ी आर्मी है, लाखों में आर्मी है इसकी, राइट ना। तो बहुत बड़ी आर्मी इन्होंने क्रिएट कर दी है, लाखों में यहाँ पे सोल्जर्स हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, है ना, जो है प्लस कलिंगा, कोशाला सब कुछ इन्होंने एक्वायर कर लिया है। तो कलिंग भी एक्वायर कर रखा है, राइट ना। दिस इज कलिंगा वाला पार्ट। तो कलिंग भी एक्वायर कर रखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि कलिंगा भी एक्वायर कर लिया है, या कोशाला वगैरह सब कुछ एक्वायर कर लिया है। तो पूरा का पूरा एक्विजिशन है, पूरा का पूरा एक्विजिशन है, इंक्लूडिंग कलिंगा। तो कलिंगा में कहते हैं कि हाँ, इनको किसी वहां पे भगवान जैन की पूजा होती थी, तीर्थंकर की पूजा होती थी, तो कोई जैन मूर्ति थी जिसको ये उठा लाए थे, ये दिखाने के लिए कि देखो हम जीत गए, राइट ना। तो महापद्मनंदा, तो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट अब तक की डायनेस्टी है वो है महापद्मनंदास या फिर नंदास। नंदास जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, राइट ना। मगर टेरिटरी अच्छी खासी इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दी है। तो आर्मी देखिए इनकी, है ना, 2 लाख इन्फेंट्री, 60,000 कैवलरी, 3,000 से 6,000 हाथी, है ना, बहुत बहुत बड़ी आर्मी है। तो हाँ, तो इनका जो है कोई तोड़ नहीं है, इनका कोई तोड़ नहीं। नाउ अब इनका टैक्सेशन सिस्टम वगैरह एफिशिएंट था, सब कुछ सही था, इनका बढ़िया था। नाउ अगेन इसी में एक लास्ट रूलर जो हैं अराउंड 325 के आसपास, 325 से पहले, इनको कहते हैं धनानंदा या धनानंदा। धनानंदा जो हैं, तो जैसे इनका नाम ही है धन और आनंद, राइट। धन और आनंद दोनों है इनके पास, मौज मस्ती चल रही है। तो ही इज बेसिकली नोन फॉर प्लेजर सीकिंग। यहाँ वो बहुत ज्यादा प्लेजर, डांस गाना इन्हीं सब में लगे रहते थे। तो इन्होंने बहुत ज्यादा जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दिया है नहीं। तो ये थोड़ा प्लेजर सीकिंग किंग थे, राइट है ना। मॉरल वैल्यूज जो है थोड़ा सा कम है यहाँ पे, एंड दैट इज द रीजन कि इनको लोग पसंद नहीं करते थे। और यही समय है जब एंट्री होगी अलेक्जेंडर के, हम आगे बात करेंगे, बट यही समय है 325 के आसपास जब एंट्री होगी अलेक्जेंडर की, राइट है ना, अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर बेसिकली इसलिए आगे नहीं बढ़ता, राइट है ना, क्योंकि सेना जो है उसको पुशबैक देने लगती है कि आगे जो है गंगारी दई यानी धनानंदा की आर्मी खड़ी है, राइट है ना। यहां पर इंडिया में एंट्री करते ही पोरस से मुलाकात हुई थी उसको। तो जब पोरस इतना भारी पड़ सकता, अभी आगे बात करेंगे सारी, तो जब पोरस इतना भारी पड़ सकता है तो सोचो फिर जो है ये गंगारी दई जो गंगा में बैठा है नंदा, ये क्या कर सकता है, राइट। 5,000 6,000 हाथी लेके बैठा हुआ है, तो ये तो तबाही मचा देगा। तो इसीलिए सेना पुशबैक करने लगी कि वापस चलो, घर की याद आ रही है। तो अलेक्जेंडर को बेयास के पास से वापस जाना पड़ गया था कि हाँ जो है आगे नहीं जाएंगे, बाद में देखा जाएगा, राइट। प्लस धनानंदा को हराकर धनानंदा की भिड़ंत होगी चाणक्य से, और चाणक्य के साथ हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्हीं को हराकर यहां पर स्थापित होगी 325 के बाद क्या, मौर्यन एम्पायर, जो हमारा अगला चैप्टर है। मौर्यन एम्पायर की यहां पे स्थापना होगी, राइट। तो ये पूरी टाइमलाइन है। तो इसमें 3 डायनेस्टीज हमने देखी, एक हरियन का डायनेस्टी है, एक शिशुनागा है, एक नंदास है। क्या हमको ईयर्स रटने हैं? नहीं, हमको कोई ईयर नहीं रटना। पहली बात तो एंशिएंट इंडिया में ईयर्स पे बहुत 100% क्लैरिटी भी नहीं होती, राइट। तो रफ जो है टाइमलाइन पे स्टेटमेंट होता है कि हाँ ये रफली इस समय में होगा। और दूसरा, यूपीएससी ऐसा कुछ पूछता भी नहीं कि हाँ ईयर बता दो, एंशिएंट इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं, राइट है। तो हमें तो क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, बस ये पता होना चाहिए, किसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, बस ये पता होना चाहिए। इससे ज्यादा हमें नहीं पता होना चाहिए, राइट है ना। इससे ज्यादा हमको नहीं जानना है। Yeah, so this was about नंदास। तो हमने नंदास की बात करी कि लेटर नंदास वीक वगैरह थे, और यहीं से मौर्यन एम्पायर आती है। अब यहीं पे एक और डिस्कशन करते हैं कि मगध, इतने सारे 16 महाजनपदास की हम बात कर रहे थे, तो इन 16 महाजनपदों में, राइट है ना, मगध में ऐसे क्या जो है सुरखाब लगा हुआ था, क्या ऐसा चीज लगा हुआ था, राइट है ना, जिससे मगध ही ग्रो हुआ। तो वाई मगध, है ना, कोई और भी हो सकता था, कोशाला हो सकता था, अवंती हो सकता था, वाई मगध है। तो सवाल है कि वाई मगध,
बिहार में ऐसी क्या बात है भाई, मगध में ऐसी क्या बात है, सवाल है ना। अब इसको सोचते हैं, ये मेंस का सवाल हो सकता है, ये मेंस का सवाल हो सकता है। नाउ सबसे पहली बात देखो जो है, जब भी पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसा कोई लीडरशिप की वजह से हुआ है क्या। क्योंकि देखो बाकी सब चीजें किनारे होती हैं, अगर कोई अच्छा लीडर है तो कुछ नहीं होगा, तो उसमें से जो है उसमें से अंपायर निकाल देगा वो। कोई खराब लीडर है तो उसे बड़ी सी अंपायर सजा के दोगे, सब डुबा देगा। तो फर्स्ट थिंग विच ऑलवेज मैटर्स इज लीडरशिप, राइट है ना। कभी भी कोई जवाब देना हो तो पहले सोचो कि क्या आपके पास लीडर्स हैं। यस, तो डेफिनेटली यहां पे लीडर्स लाइक बिंबिसारा, अजात शत्रु, महापद्मनंदा, राइट, ये ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जो एम्बिशियस हैं, जिन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया है। तो दैट इज द रीजन कि मगध इतना भारी पड़ा है। तो पहली चीज है कि डेफिनेटली यहाँ के स्ट्रॉन्ग रूलर्स हैं, राइट है ना, कि हाँ जो है ये चीजें सोच रहे हैं, है ना, कि ऐसा किया जा सकता है। अनदर थिंग इज, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, मैं सबको क्लब कर रहा हूं एक चीज में, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है ना। मगध के राइज में हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का सपोर्ट बहुत अच्छा है कि एक तो सपना देखने वाले थे और सपना पूरा करने के लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, सपना पूरा करने के लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जैसे कि मगध में अवेलेबल है आयरन ओर, छोटा नागपुर प्लेटो, तो बढ़िया मात्रा में, बढ़िया क्वांटिटी में आयरन ओर है, बढ़िया वेपन्स बन सकते हैं, एक्सेस बन सकती है, आर्मर बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकता है। तो यहाँ पे आयरन ओर अवेलेबल है बिकॉज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। यही कारण है कि अवंती ही इकलौता चैलेंजर था, क्योंकि इन 16 महाजनपदास में मगध के अलावा अगर किसी के पास इतना लोहा था तो वो था अवंती, है ना, कि यहाँ जो आपकी जो है ये एमपी वाली जो बेल्ट वगैरह है उसमें आपको आयरन ओर मिल जाएगा। यस, तो अवंती एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर था। इसके अलावा कोई और चैलेंजर है? नहीं, कोई चैलेंजर नहीं। दूसरा जैसे कि जो है कैपिटल्स की हम बात करें, कैपिटल्स, तो पहले है कैपिटल राजगीर। राजगीर क्या है? राजगीर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है, प्लस उसमें भी इन्होंने क्या कर दिया था, फोर्टिफिकेशन कर दिया था। तो ये सेफ है, ये ज्योग्राफी ने उसको सेफ कर रखा है। सिमिलरली अगर हम बात करें जो है पटना की, पाटलिपुत्र की, पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र हम देखेंगे कि हाँ गंगा किनारे है, इधर से घाघरा आ रही, गंडक आ रही है, इधर से सोन आ रही है, पुनपुन आ रही है, राइट है ना। उसमें जो है कहीं बीच में पटना है, तो पानी से घिरा हुआ है, ये पानी से घिरा हुआ है, इसको जलदुर्ग कहते हैं, जलदुर्ग। तो इसको भेद पाना मुश्किल है, राइट। अगर इस पे अटैक करना है तो नदी पार करके आना होगा। अब नदी से पार करती हुई सेना दिख रही है, राइट ना, वहीं मारना शुरू करो उसे। तो हाँ, तो पटना पे अटैक कर सकते हैं आप आराम से, पटना पे अटैक नहीं कर सकते आप आराम से। तो पटना काफी सेफ है। इसी के साथ एक और बात हम जोड़ना चाहेंगे कि हाँ भाई बहुत सारी रिवर्स भी तो अवेलेबल हैं। अब रिवर से ट्रांसपोर्ट बढ़िया हो सकता है, रिवर से आर्मी का मूवमेंट बढ़िया हो सकता है। तो पटना से आप इधर ले जाएं आर्मी, उधर ले जाएं आर्मी, बहुत बढ़िया है, राइट ना। तो ट्रांसपोर्ट, आर्मी, हर चीज के लिए रिवर बढ़िया है। प्लस रिवर से हम एक और बात कनेक्ट कर सकते हैं, इरिगेशन और फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी होगी तो एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा तो अच्छा खासा पैसा होगा तो स्टैंडिंग आर्मी होगी। हम लोग ने शुरू में ही डिस्कस किया था, राइट ना। तो हाँ, तो रिवर्स का भी सपोर्ट बढ़िया है, फर्टिलिटी वगैरह बहुत बढ़िया है यहाँ पे, प्लस जंगल वगैरह भी है, जंगल, राइट है ना, फॉरेस्ट की वजह से टिम्बर की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया है। टिम्बर से आप जो है महल बना सकते हैं, पॉलिसेड्स बना सकते हैं, राइट है ना, लकड़ी के महल। टिम्बर से आप बोट्स बना सकते हैं, बोट से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया। फॉरेस्ट में आपको एलिफेंट मिल जाएगा, एलिफेंट मगध की जान है, राइट है ना, ये उसकी स्ट्रेंथ है, तो एलिफेंट मिल जाएगा। तो हाँ, तो एलिफेंट कहानी बदल सकता है, एलिफेंट पूरी कहानी बदल सकता है, राइट है ना। तो हाँ, तो जो है या तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि हाँ एक अच्छा खासा यू कैन से जो है बैकअप है मगध के पास, एक अच्छे खासा स्ट्रॉन्ग सिस्टम क्रिएटेड है मगध के पास, जो कि उसे ग्रो करवाएगा, राइट ना। तो हाँ, तो ये कारण है मगध की ग्रोथ का, है ना। इसी को इलैबोरेट कर देंगे तो मेंस का आंसर बन जाएगा। एक और बात जो कही जाती है कि मगध कोर आर्यवर्त में नहीं आता, किनारे आता है, राइट ना। कोर आर्यवर्त में होता तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल वैल्यूज, ब्राह्मणिकल थॉट से घिरा हुआ होता। अब क्योंकि ये आर्यवर्त के बाहर है
तो क्या है कि यहाँ पर जो है न्यू फिलॉसफी, ऑल्टरनेट फिलॉसफी लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, अनऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज को भी यहाँ पर वेलकम किया जाएगा। वो भी कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ का कारण है, वो भी उसकी ग्रोथ का कारण है। तो यही कारण है कि इन सब में मगध ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग बना, क्योंकि उसके पास इतनी अच्छी ज्योग्राफी है, राइट, अच्छे रूलर्स हैं, है ना, कि लीडर्स भी अच्छे हैं, रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, तो व्हाई नॉट, तो वो ग्रो कर पाया। हमने बात करी कि कॉजेज ऑफ मगध सक्सेस, जिसमें हमने बात करी लीडरशिप की, और ज्योग्राफी का डिस्कशन किया कि हाँ ये ज्योग्राफिकली किस तरीके से, चाहे पटना की हम बात कर रहे थे कि 5 तरफ से घिरा है ना, तो हाँ सोन नदी आ रही है, पुनपुन है, इधर जो है गंडक है, घाघरा है, राइट है ना, इस सारी नदियां भी एग्जिस्ट करती हैं, राइट है ना। बाकी हमने बात करी कि हाँ क्या क्या फायदे हैं। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट टॉपिक विच वाज मगध, राइट है ना, कि हाँ महाजनपदास और राइज ऑफ मगध। तो हमने ये पहला टॉपिक अभी डिस्कस किया है, राइट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ऐसे एक छोटा सा PYQ ले लेते हैं। 2005 में एक सवाल आया था कि इनमें से कंटेम्प्रेरी कौन से 3 हैं, तो कौन से 3 लोग साथी हैं, कौन इसमें नहीं है, है ना। अब इसमें आप कमेंट करके आंसर बताएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो नंबर 1 का आप आंसर बताएंगे कि क्या है, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन्स की, राइट। तो एक अकैमेनिड एम्पायर है और एक अलेक्जेंडर है ना, इनकी बात करेंगे। आइए बात शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है ईरानियन इन्वेजन, राइट है ना, कि हाँ ईरान इन्वेड कर रहा है। आइए इस बात को समझते हैं। तो नाउ, तो एक तरफ हम बात कर रहे थे अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया 500 से 300 के बीच में, जिसे हमने कहा कि दिस इज महाजनपद 300 BC, जिसमें हमने बात शुरू करी हरनका है, फिर शिशुनागा है और फिर जो है नंदास है। नाउ, तो एक तरफ हम क्या देख रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं मगध का राइज हो रहा है, राइट ना, कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में मगध का राइज हो रहा है, मगध, या है ना, यहीं से हमने बात समझी कि एक तरफ हमने देखा कि मगध जो है, मगध राइज होके ये पूरा मगधमय हो गया, ये पूरा हमने बात करी कि हाँ ये पूरी मगध अंपायर हो गई, राइट है ना, नंदास तक आते आते ऐसा कुछ क्रिएट हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो है, जब यहाँ पे मगध राइज कर रहा था, तब दूसरी तरफ यहाँ पर राइज कर रही थी एक दूसरी किंगडम पर्शिया में, विच इज कॉल्ड एज अकैमेनिड एम्पायर। अकैमेनिड एम्पायर, तो अकैमेनिड एम्पायर भी राइज कर रही है, अकैमेनिड एम्पायर भी राइज कर रही है, सेम दौर में। इधर हम बिंबिसारा की बात कर रहे थे, वैसे ही हम वहां के फाउंडर की बात करेंगे। तो एक अकैमेनिड एम्पायर भी राइज कर रही है। इंडिया में मगध और पर्शिया साइड में वी हैव अकैमेनिड्स एम्पायर। ना अब दुनिया में कोई भी एम्पायर राइज कर रहे हैं, हमको इससे क्या करना है, राइट। हमें ऐसे बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी और एम्पायर राइज कर रहे होंगे, हमें इससे क्या करना है। तो यहां हमें इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जो है एक तरफ इस साइड जहां पे हम बात कर रहे हैं कि हाँ मगध ने कब्जा कर दिया, वहीं जो गांधारा कंबोज वाला पार्ट है इस साइड, क्या इस साइड कोई स्ट्रॉन्ग किंगडम है? नहीं, इस साइड कोई स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं है। तो वी रियलाइज कि जो अकैमेनिड एम्पायर एक्सपैंड कर रही है, अकैमेनिड एम्पायर इस पार्ट को पूरा ले जाएगी, ये सब अकैमेनिड हो जाएगा, ये सब कुछ अकैमेनिड हो जाएगा। तो ये गांधारा कंबोज जो हम कह रहे हैं, गांधारा कंबोज, ये भी क्या अकैमेनिड का पार्ट बन जाएगा, ये भी अकैमेनिड का पार्ट बन जाएगा। इसलिए हमें इसमें इंटरेस्ट है, नॉट बिकॉज कि हाँ दुनिया की कोई एम्पायर राइज कर रही है, हमारी किंगडम हमको टच कर रहा है, गांधारा कंबोज लेके जा रहा है, यही कारण है कि हम इसकी कहानी में इंटरेस्टेड हैं कि हाँ ये कैसे हो रहा है, राइट। एक तरफ मगध है जो कि बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस साइड ऐसा कोई स्ट्रांग किंगडम एग्जिस्ट नहीं करता। प्लस ये जो इलाका है ये फर्टाइल भी है, राइट, पंजाब साइड पड़ रहा है ये, तो फर्टाइल भी है, तो हाँ तो जो है यहाँ से रिसोर्सेज भी अच्छे मिलेंगे, इसलिए भी अकैमेनिड एम्पायर क्या है इसमें खासा इंटरेस्टेड है। या तो कंबोज, गांधारा, माद्रा, ये सब जो है इन सब में कॉन्फ्लिक्ट है। इधर क्या है कि इधर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किंगडम एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो मौका है कि हाँ जो है अकैमेनिड इस बात का फायदा उठाए। तो अकैमेनिड की आप बाउंड्री देखेंगे तो हाँ तो जो है अकैमेनिड काफी कुछ ले गई, अकैमेनिड एम्पायर काफी कुछ जो है इंडिया का पार्ट ले जाएगी, राइट है ना। चलिए सुनाओ, तो बात करते हैं अकैमेनिड एम्पायर की। नाउ अगेन यहाँ के राजा वगैरह भी हमारे लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार व्यू कर लेते हैं, क्विक व्यू कर लेते हैं कि हाँ ये कैसे हो रहा है। तो एक तरफ जब हम बात कर रहे थे बिंबिसारा की 550 के आसपास, वहीं 550 के आसपास इनका भी फाउंडर है साइरस, राइट है ना, फाउंडर ऑफ द एम्पायर है साइरस।
अब इसको आप देखेंगे तो ये 550 के आसपास ही हम देखेंगे कि हाँ ये क्या इंडिया की तरफ आ रहा है, ये इंडिया की तरफ आ रहा है, हिंदू कुश पार कर गया है, अफगानिस्तान पार कर गया है, और यहाँ पे गांधारा कंबोज वगैरह से क्या लेकर गया है, ट्रिब्यूट लेकर गया है, पैसा लेकर गया है। तो इनिशियल स्टेज में ही ये पैसा लेकर गया है, राइट ना। ये जब हम बात कर रहे थे जो है बिंबिसारा की, राइट, उसी दौर में हम देखेंगे कि हाँ अभी भी बिंबिसारा के टाइम में एक दूसरा राजा होता है डेरियस। तो एक हो गया आपका साइरस के बाद डेरियस जो है 516 के आसपास ये रियलाइज करेगा कि हाँ ये टेरिटरी बहुत बढ़िया है, राइट ना। डेरियस इज द वन जो पंजाब सिंध ये सब जो है एनेक्स कर देगा, जो हम बात कर रहे हैं उधर, है ना। तो पंजाब सिंध वाला जो इलाका है, राइट, गांधारा कंबोज वगैरह, ये एनेक्स कर देगा, कहेगा अब ये हमारा प्रोविंस है, राइट ना। क्या कहेगा, ये कहेगा कि भाई अब हमारा ये जो इलाका है ये इलाका हमारा हुआ, एंड दिस इज द न्यू प्रोविंस। तो अकैमेनिड का एक नया प्रोविंस बन जाएगा ये, इसको बोलते हैं सतरापी। तो एक जो प्रोविंस है इसको कहेंगे सतरापी, प्लस यह इस प्रोविंस से अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा, कुछ 360 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड यहां से निकलेंगे। अब आप कहेंगे सर ये ज्यादा है या कम है, कैसे पता करें। तो हाँ, तो उसके जितना भी एशियन रेवेन्यू है, राइट, 1/3 ऑफ द एशियन रेवेन्यू है ये, तो अच्छा खासा पैसा है, तो अच्छा खासा जो है उसको यहाँ पे किंगडम मिल गया है। तो ये जो गांधारा कंबोज वाला जो इलाका है वो 1/3 ऑफ द एशियन प्रोविंस रेवेन्यू उसको प्रोवाइड कर रहा है, प्लस अब जब ये उनकी किंगडम का पार्ट है तो क्या यहाँ के लोग वहाँ की आर्मी ज्वाइन करेंगे, यस, डेरियस की आर्मी भी ज्वाइन करेंगे, भाई उनकी किंगडम का पार्ट है तो लोग कहेंगे हमें भी सरकारी नौकरी चाहिए भाई, राइट ना। तो हाँ, तो जो है जाएंगे। तो इंडियन सब्जेक्ट जो है गांधारा कंबोज वगैरह के इस इलाके के जो लोग हैं वो डेरियस की सेना में भी ज्वाइन करेंगे, राइट ना। तो हाँ, तो डेरियस इन्वेजन की वजह से ये भी इंपैक्ट आ गया, ये भी इंपैक्ट आ गया। तो इस मैप में आपको दिखाई देगा कि हाँ जो अकैमेनिड एम्पायर है ये इंडिया तक फैली हुई है, ये गांधारा कंबोज वाला जो पूरा पार्ट है ये इनके पास है, अच्छा खासा पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, अच्छा खासा ये पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है। इनफैक्ट आगे जाके हम समझते हैं कि ये जो एम्पायर है अकैमेनिड एम्पायर की एक दुश्मनी है यहाँ के किंगडम से, ग्रीक के किंगडम से, रोमन किंगडम से, राइट ना। ग्रीक से रोमन से जो है इनकी बनती नहीं है, तो इनमें झगड़ा चलता रहता है। ऐसे आपने मूवी देखी होगी एक 300, राइट ना, कि हाँ स्पार्टा, कि दिस इज स्पार्टा, ऐसा करके फेमस डायलॉग है उसका, कुएं में धक्का दे देता है ना। तो हाँ, तो ये जो मूवी आपने देखी है वो मूवी आपको दिखाती है यही वाला झगड़ा, राइट ना। ये आदमी आपको याद होगा, राइट, दिस इज जर्जीस। तो ये क्या है, उधर जो है ग्रीक्स वगैरह से लड़ाई कर रहा है, ग्रीक कॉन्फ्लिक्ट है, और उसके पास जो सेना है, क्या उसमें इंडियंस भी होंगे, भाई उसी के एम्पायर का पार्ट है तो इंडियंस भी होंगे, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। तो हाँ, तो इंडियन भी जो है यहाँ पर आर्मी का पार्ट है, तो हम भी इनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी इनके साथ यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जर्जीस इन्वेजन में, यानी इस बैटल में जो ग्रीक के साथ हो रही है उसमें हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोग भी उसी लड़ाई में लड़ रहे हैं। जो आप देखते हैं वो जो है मास्क लगाए हुए, उसमें 2-4-5 बंदे अपने भी रहे होंगे भाई, राइट ना, जर्जीस इन्वेजन, राइट। सिमिलरली आगे भी रहेंगे। आखिरी जो कहानी है वो डेरियस की है, डेरियस 3। तो डेरियस 3 अराउंड 330 BC वी रियलाइज कि हाँ यही मौका है जब इधर से अलेक्जेंडर आएगा, है ना। तो अलेक्जेंडर इस साइड से आएगा, अलेक्जेंडर, और फाइनली इस किंगडम को डिफीट करेगा, राइट ना। लेट मी शो यू, है ना। तो हाँ, तो फाइनली जब अलेक्जेंडर आएगा तो हाँ एक बैटल होगी, बैटल ऑफ गौगामेला, राइट भैया, बैटल ऑफ अराबेला, और ये किंगडम यहां पर हार जाएगी। तो ये 330 के आसपास हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, राइट ना। वापस एक बार टाइमलाइन पे नोटिस करो। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रफली अराउंड 330 BCE देयर इज बैटल ऑफ गौगामेला, और ये अंपायर खत्म हो गई, अब तक क्या थी, अकैमेनिड थी। इसमें गांधारा कंबोज इनके पास था, इनके पास हुआ करता था। तो अलेक्जेंडर का इन्वेजन इज अराउंड 330 BC, जब वो इसको हरा देगा और अकैमेनिड एम्पायर का नामो निशान मिट जाएगा, राइट। अब आते हैं मुद्दे पे, हम इसको क्यों पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट, कि हाँ ये अकैमेनिड का हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, राइट ना, कि हाँ ये इतना बड़ा जो एरिया ये लेकर चले गए थे, इससे हमारे ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा, यस। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हाँ अकैमेनिड कॉन्टैक्ट का इंडिया के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। या
तो सबसे पहला जो मैं मानता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है वो इस बात का है। देखो एक तो 360 टैलेंट्स रेवेन्यू हम प्रोवाइड करते थे तो देखते ही देते थे, तो चलो कोई बात नहीं, राइट ना। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हम मानते हैं कि भाई अकामिनिड में जो लैंग्वेज थी, यहाँ पर इनकी जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट यहाँ पर स्क्रिप्ट यूज करते हैं अरामेक, है ना। जो लिपि लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है अरामेक, वो लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, राइट। वहीं इंडिया में जो स्क्रिप्ट चल रही है, इंडिया में स्क्रिप्ट चल रही है ब्राह्मी, वो लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं वैसे। तो क्या होगा कि हाँ, ये जो एरिया इनके टच में था, ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, यहां पर एक नई स्क्रिप्ट डेवलप होगी विच इज खरोष्ठी, खरोष्ठी, जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं अरामाइक से इन्फ्लुएंस्ड है, राइट। तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो है वो है, सबसे फेमस डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ खरोष्ठी, खरोष्ठी। इसके अलावा इनका आर्किटेक्चर भी हमको इन्फ्लुएंस करेगा, इनका आर्किटेक्चर, लेट मी शो यू देयर आर्किटेक्चर। तो ये लोग क्या बनाते हैं, ये लोग कुछ पिलर्स बनाते हैं, राइट है ना। देखें कैसा पिलर बनाते हैं, राइट है ना। तो हाँ, तो जो है हम बात कर रहे हैं खरोष्ठी स्क्रिप्ट की, राइट है ना। स्क्रिप्ट यूजेज फर्क पड़ेगा, यस। इनके कॉइनेज भी है, तो हाँ, तो कॉइनेज से हम इंस्पायर होंगे, हमने कॉपी तो नहीं किया है, राइट है ना। लेकिन हाँ, जो आर्किटेक्चर है इनका, आप जो है पिलर देखेंगे तो पिलर में आप देखेंगे कि हाँ, नीचे कुछ बेस है, एक लंबा सा पिलर है, उसके ऊपर यहाँ पर कोई जानवर बैठा हुआ है, राइट है ना। तो कुछ इस तरह के कि बेल कैपिटल्स हैं, राइट है ना। जो है ऊपर एक एनिमल है ना, एक एनिमल इस तरह का ऊपर बैठा हुआ है। ऐसा ही आप देखेंगे कि आगे जाके अशोका ने भी ऐसा ही पिलर बनाया है कि बेल कैपिटल इसमें ऊपर है, ऊपर कोई एनिमल बैठा हुआ है, राइट है ना। तो इस तरह का आपको क्या दिखेगा, पिलर दिखाई देगा। तो दिस हैज इंस्पायर्ड अशोक मोस्ट प्रोबेबली, राइट, मे बी, है ना। हो सकता है भाई ओरिजिनल आइडिया हो, लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि भाई काफी सिमिलैरिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, राइट है ना। सिमिलरली जो इन पिलर्स के ऊपर स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उसमें भी कुछ हमें सिमिलैरिटी दिखाई देती है, राइट है ना। जैसे वो लोग एक वर्ड यूज करते हैं दिपी, हम लोग यूज करते हैं लिपि, राइट। तो दिपी और लिपि, तो खरोष्ठी सबसे बड़ा एक जो है एग्जाम्पल है, राइट। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि हाँ, जो है राइटिंग में लिपि और दिपि कुछ टर्म्स भी कॉमन मिलते हैं, यस। तो कुछ लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंसेस भी मिलते हैं। प्लस जो ग्रीक हैं, इन्होंने हमारे बारे में इन्हीं से सुना हुआ है, राइट। ग्रीक ने जो है हमारी कहानियां की बहुत पैसे वाली जगह है, बहुत बढ़िया है, जाना चाहिए समथिंग, तो ग्रीक्स ने इन्होंने जो है ग्रीस ने हमारे बारे में इनके थ्रू सुना है। तभी अलेक्जेंडर का मन था, अलेक्जेंडर का सपना था कि वो इंडिया आए। उसने सुना था कि कैस्पियन सी जो है इंडिया तक आती है, तो देखना चाहता था कि कैसे आती है भाई, रेड रन कहाँ तक जा रही है, तो उसमें इंटरेस्ट था। तो ये जो अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, वो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि उसको हमारी ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, वो देखना चाहता है कि हाँ, जो है कैसा है, ज्योग्राफी कैसी है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स, जिसमें आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट है ना। खरोष्ठी दूसरा इंपॉर्टेंट है। प्लस एक और जो बात है वो है कि जब इनके साथ हैं तो इनके साथ ट्रेड वगैरह भी करने लगेंगे, हाँ। तो इनकी वजह से ट्रेड और कॉमर्स खुल जाएगा, तो ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, ट्रेड विद पर्शिया, राइट ना, ईरान वगैरह इलाके से हम लोग ट्रेड करने लगेंगे। तो ये कुछ इंपैक्ट है जो इन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा है, राइट ना। तो दिस वाज अबाउट अकेमेनिड एम्पायर। ना दूसरी जो कहानी है वो है अलेक्जेंडर के इन्वेजन की, राइट ना, कि अलेक्जेंडर इन्वेजन, क्या अलेक्जेंडर हमारे लिए आ रहा था? नहीं, हमारे लिए नहीं आ रहा था, है ना। समझते हैं इस बात को। तो नाउ, तो एक छोटी सी किंगडम है मैसेडोनिया, तो मैसेडोनिया, तो दिस इज मैसेडोनिया, कैपिटल पेला, राइट। मैसेडोनिया यहाँ की कहानी है ये। तो यहाँ पे एक डायनेस्टी थी, आर्गियाड डायनेस्टी, और उसमें राज्य थे, जो है जगह का नाम था, कैपिटल जो थी वो थी पेला। और जो राजा थे उनकी डेथ हो गई, राइट। जब राजा की डेथ हो गई तो बेटा जो है 20 साल का है, अभी कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, वो उसे सक्सीड करेगा। तो 20 साल की उम्र में, कुछ 16 साल की उम्र, नहीं सॉरी, हाँ, तो 20 साल की उम्र में फादर फिलिप को उन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है, राइट ना। तो अब जो है क्या है कि इनके जो गुरु हैं वो भी एम्बिशियस हैं, एरिस्टोटल गुरु हैं इनके, एरिस्टोटल ने इनको सिखाया हुआ है। तो ही इज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। वो बचपन से क्या देख रहा है? बचपन से देख रहा है कि भाई ये जो एम्पायर है, दिस इज द अकामेनिड एम्पायर। अकामेनिड एम्पायर बार बार इन पे अटैक कर रही है, इन पे भारी पड़ रही है, हाँ, ये लोग बार बार बैकफुट पे चले जा रहे हैं। तो यहां पर उसका सपना ये है कि हम अकामेनिड को हराएंगे, हम इस अकामेनिड का जो है सफाया करेंगे। अब एक छोटी सी किंगडम आके अकामेनिड को साफ करेगी, दिस वाज लाइक साउंड्स लाइक इम्पॉसिबल।
लेकिन अलेक्जेंडर माना जाता है कि इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल, स्ट्रैटेजिस्ट बहुत अच्छा है, इंप्रोवाइज बहुत बढ़िया करता है। ऐसा बीच बैटल में जिसे दिखाई देगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर देना चाहिए, एकदम से जो है चाल बदल देगा। वो देखेगा कि हाँ सामने से फॉर्मेशन आ रहा है, उसमें हल्की सी जगह खुल रही है, राइट, घोड़ा लेके उसमें घुस जाएगा, तोड़ता हुआ निकल जाएगा, तो हारी हुई बैटल वो जीत सकता है, इस तरह का आदमी है वो, राइट। हाँ, तो अलेक्जेंडर को इंटरेस्ट है अकैमेनिड का सफाया करने में, अकैमेनिड्स पे अटैक करने में। वो बेसिकली एक मिसाल कायम करना चाहता था, वो अपने आप को प्रूव करना चाहता था कि हाँ देखो मैं कितना बड़ा जनरल हूँ, मैं सिर्फ इसलिए राजा नहीं बना हूं कि हाँ कुछ धोखे से बन गया हूं समथिंग, मुझ में है बात है भाई, टैलेंट है मुझ में, इसलिए मैं राजा बना हूं। तो वो बढ़ता है भाई, राइट ना, तो बढ़ता है इस साइड। तो फाइनली हमने समझा, फाइनली जो है इन्वेजन जो वो स्टार्ट करेगा इस साइड से धीरे धीरे, तो पहले यहां तक आएगा, लेकिन हाँ आगे बढ़ने की बजाय, बेबीलोन जाने की बजाय, बेबीलोन इज द कैपिटल, तो बेबीलोन जाने की बजाय वो इजिप्ट आ जाएगा और पहले इजिप्ट में अपने आप को स्टैब्लिश करेगा। इजिप्ट उसको अच्छा खासा रिसोर्स प्रोवाइड करेगा। तो पहले ये छोटी सी किंगडम थी, लेकिन जब इजिप्ट का सपोर्ट मिल गया तो आर्मी बढ़िया हो गई, पैसा बढ़िया हो गया, अब यहां से पॉसिबल था वो जीत सकता था। तब उसने अटैक किया इनके गौगामेला अरबेला में, और जब गौगामेला अरबेला जीत गया तो आर्मी का सफाया हो गया। उसके बाद वो बेबीलोन आया, राइट है ना, जो है पूरा इसने कब्जा कर दिया। बट कहानी यहाँ खत्म हुई, राइट है ना, लगा कि अब कहानी हो गई, जीत गए, बेबीलोन जीत गए, हुआ कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो और एक्सपेंशन करना है। मैंने इंडिया के बारे में सुना है, कैस्पियन सी सुना है कि जो कैस्पियन सी है ये इंडिया तक बहती है, राइट है ना, देख के आना है। तो ज्योग्राफी की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है कि क्या है, और प्लस ज्योग्राफी इंडिया के बारे में बहुत बातें सुनी है, बहुत रिच है, प्रॉस्पेरस है समथिंग, तो जाना है। तो अब वो अपना कैंपेन शुरू करता है कि हाँ मुझे इंडिया की तरफ जाना है, और सेंट्रल एशिया होता हुआ घुसता है इंडिया में। अब जब वो इंडिया पार करता है, इंडिया की तरफ निकलता है, राइट ना, गंधारा साइड पहुंचता है, सुनाओ। तो इंडिया में एंटर करने के लिए हेयर वी हैव खैबर पास। क्या इस साइड कोई स्ट्रॉन्ग किंगडम है जो उसे रोके? नहीं, तो वो पार कर गया, राइट। यहां पे उसको एक पहला जो है चैलेंज मिला, वो था अंबी, राइट ना। तो अंबी वॉज द फर्स्ट किंग जो उसे यहां पे मिलता है, राइट, तक्षशिला में। तो तक्षशिला बेसिकली गांधार वाला इलाका, अंबी मिलता है। तो जब अंबी उसको मिला, राइट ना, लेट्स टॉक अबाउट अंबी, तो अंबी ऑफ तक्षशिला। तो अंबी ऑफ तक्षशिला ने सबमिट कर दिया, उसने कोई ऐसी कॉन्फिडरेसी नहीं बनाई, कोई आसपास के राजाओं के साथ मिलकर ऐसा नहीं सोचा कि हम बड़ा सा एक जो है आर्मी क्रिएट कर देते हैं और हरा देते हैं अलेक्जेंडर को। उसने कहा नहीं, जब जो है अकैमेनिड इनको नहीं रोक पाया तो मेरी छोटी सी तक्षशिला की किंगडम क्या ही इनको रोकेगी। तो उसने खुद ही जाके जो है घुटने टेक दिए कि सर हम आपके साथ हैं, आइए चलिए कहाँ चलना है। तो अंबी ने तो साफ जो है जो है यू कैन से मना कर दिया लड़ने से, राइट, ज्वाइन कर दिया। अब वो बढ़े झेलम की तरफ। अब जब वो झेलम की तरफ बढ़े तो वहां पर उनको एक राजा मिले, पोरस, राइट। तो टुवर्ड झेलम ही बेसिकली फेस्ड पोरस, या है ना। तो हाँ, तो खैबर पास से बेसिकली एंटर कर रहा है, और यहां कहीं जो है पोरस से मुलाकात होती है। पोरस का असली नाम पुरुषोत्तम है। बाय द वे, इंडियन राइटिंग्स में हमारे पास ऐसा कोई बहुत प्रूफ नहीं है, राइट। ये जो भी हम बातें करते हैं ये ग्रीक राइटिंग के हिसाब से करते हैं। इंडियन राइटिंग्स में ऐसा कुछ जिक्र नहीं है अलेक्जेंडर इन्वेजन का या पोरस का समथिंग, ऐसा कुछ भी जो है अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं है। तो हमारा सोर्स ग्रीक सोर्स है, और अलेक्जेंडर ग्रीक सोर्स में जो भी चाहे लिखवा सकता है भाई, उसका सोर्स है, राइट ना। तो इसीलिए बहुत डाउटफुल भी है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कहना थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो फिलहाल तो पोरस मानते हैं कि पोरस के पास हाथी वगैरह है और वो काफी भारी पड़ गया था यहां पर अलेक्जेंडर के, राइट है ना। लेकिन फिर भी पोरस हार गया था एज पर द ग्रीक सोर्सेस, बट वो इतनी बहादुरी से लड़ा था, राइट है ना, कि हाँ जो है ये अलेक्जेंडर भी घायल हो गया था, बैकफुट पे चला गया था। तो पोरस के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था अलेक्जेंडर के मन में। तो जीतने के बाद भी उसने पोरस को रीइंस्टेट किया, राइट है ना, बोला कि आप अपना राज्य संभालिए, बस आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे अलाई की तरह रहेंगे। तो पोरस को रीइंस्टेट कर दिया था ना। अब बात उठती थी कि हाँ भाई चलो आगे चला जाए, राइट ना, गंगा की तरफ चला जाए। बट खबर फैली हुई थी कि यहाँ पे राज्य है धनानंदा का, राइट, नंदास का राज्य है, उनको गंगा हृदय कहा गया है, राइट है। तो हाँ, तो नंदास का राज्य है, बहुत बड़ी आर्मी, 5000 6000 तो जो है उसके पास हाथी हैं। तो सेना ने यहीं पे हाथ जोड़ दिया कि साहब हम होम सिक हैं, टायर्ड हैं, वापस चलो। तो यहीं पे फ्रस्ट्रेट होके जो है अलेक्जेंडर वापस चला गया, और फिर रिटर्न जर्नी में उसकी डेथ हो जाती है ना। तो ये छोटी सी कहानी है अलेक्जेंडर की। तो इंडिया में आगे बढ़ पाया, इंडिया में क्या बहुत सक्सीड हुआ? नहीं, इंडिया में कोई ऐसी उसको सक्सेस हाथ नहीं लगी, इनफैक्ट उसे वापस जाना पड़ा ना। फिर से वही सवाल उठता है। तो अलेक्जेंडर इन्वेजन हमने समझा,
राइट ना, कि हाँ पोरस की हमने बात करी और फिर हमने समझा कि हाँ जो है जब यहाँ पे नंदाज एम्पायर है तो हाँ तो इनसे कौन ही झगड़ा ले, राइट, वापस चलो। तो यहाँ पे वो वापस चला गया। परसीव्ड थ्रेट ऑन गंगास की हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस किया हमने। चलिए, है ना, तो हाँ तो अपनों ने ही बेचारा जाना चाहता था, आगे जाना चाहता था, राइट है ना, लेकिन अपने ही सैनिक पीछे पड़ गए कि नहीं 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 जाने देंगे, वापस चलो, है ना, घर की याद आ रही है, तो वापस चले गए लोग। नाउ अगेन, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाँ इफेक्ट क्या है। हमारा मेन मुद्दा तो यही है, राइट है ना, कि हाँ इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन क्या है। आइए इस बात को समझते हैं। अलेक्जेंडर इन्वेजन, इसका हम पे फर्क क्या पड़ रहा है? इम्पैक्ट ऑन इंडिया। या तो अलेक्जेंडर का एक जो है साथी था नियारकस, राइट है ना, नियारकस। तो नियारकस को अलेक्जेंडर ने कहा कि ऐसा है, तुम हमारे साथ पैदल मत आओ, तुम ऐसा करो कि हाँ यहां से सी रूट से जाओ, या ना सी रूट से जाओ। तो नियारकस को इसने बोल दिया कि सी रूट से जाओ। तो नियारकस ने डिस्कवर किया सी रूट, कि हाँ सी रूट से किस तरीके से इंडिया जाया जा सकता है फ्रॉम जो है ग्रीक साइड, है ना। तो ये रास्ता ढूंढ लिया उसने, तो यहां पे हमें सी रूट मिल गया, प्लस वो खुद भी आया गया है लैंड रूट से, तो 3 लैंड रूट और सी रूट। क्या ये हमारे ट्रेड को बूस्ट करेंगे? हाँ भाई, ग्रीक को इन रूट्स के बारे में पता है तो ट्रेड करेंगे। तो यहां से हम कहेंगे कि हाँ ट्रेड विद ग्रीक वगैरह या यूरोप ये भी स्टार्ट हो गया है, राइट। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ट्रेड रूट्स खुल गए हैं ग्रीक के साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट बैठ गया है। अब बीच में कोई कैबिनेट वगैरह नहीं है, राइट। ग्रीक से सीधे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। यस, बहुत बड़ा इंपैक्ट है। दूसरा, जब अलेक्जेंडर आया है तो हाँ तो कुछ अपने शहर बिठा गया है, तो एक सिंध में है, एक ऊपर की तरफ है, राइट ना, बाक्ट्रिया साइड में। तो वी रियलाइज कि उसने कुछ अपने शहर बसा दिए, अलेक्जेंड्रिया। तो वी रियलाइज कि हाँ जो है ये जो एरिया है अगर उसका इंपैक्ट यहां पर है, राइट है ना, तो वन थिंग वी कैन अज्यूम इज कि हाँ ग्रीक कल्चर हमको टच कर रहा है, तो हम आगे जाके देखेंगे कि धीरे धीरे ग्रीक कल्चर हमको मिलने लग जाएगा, राइट ना। इसी में हम लोग एक बात कर रहे थे, गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, बुद्धिज्म में बात कर रहे थे। गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर की मूर्तिकारी में एक स्कूल डेवलप होगा, जैसे गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर कहते हैं। ये जो गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर है, ये बिल्कुल ऐसे मूर्तियां बनाई जाती हैं जैसे कि ग्रीक या फिर रोम में, ग्रीको रोमन है या। तो ग्रीक कल्चर हमको टच करने लग रहा है, प्लस है ना, तो ग्रीक सेटलमेंट आसपास है, तो ग्रीक कल्चर हमको मिल रहा है, राइट। अब क्योंकि ग्रीक सेटलमेंट्स अभी हैं यहां बगल में, ग्रीक सेटलमेंट्स, तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि हाँ इनसे झगड़ा होगा, इनसे झगड़ा भी होगा, राइट है ना, वर्सेस इंडियन रूलर्स। तो उसकी वजह से ये ग्रीक राजाओं से हमारा झगड़ा भी होने वाला है, राइट है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, राइट, ग्रीक कल्चर तो आ ही रहा है, ग्रीक सेटलमेंट्स भी हो गया है, राइट। और हम क्या बातें कर सकते हैं, उनके जो राइटर्स हैं, उनके जो हिस्टोरियंस हैं वो इंडिया हैं, तो इंडिया आके उन्होंने कुछ देखा है। तो जो ग्रीक राइटर्स हैं वो हमें इंडिया के बारे में, एंशिएंट इंडिया के बारे में काफी कुछ बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो हमको बताते हैं सती के बारे में कि हाँ यहाँ पे सती भी जो है प्रैक्टिस होता है, राइट है ना। सेल ऑफ गर्ल्स के बारे में बताते हैं, राइट है ना, स्लेवरी है, सेल ऑफ गर्ल्स है। हमको बताते हैं कि इस इलाके में, गांधारा कंबोज इलाके में बहुत बढ़िया बैल वगैरह मिलते हैं, राइट है ना, ऑक्सन बहुत बढ़िया मिलता है, इसके बारे में बताते हैं। ये हमको बताते हैं कि हमारी कारपेंट्री भी काफी अच्छी है, कारपेंट्री, राइट है ना, लकड़ी में हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये हमको किससे पता चली है, ये हमको इनसे पता चली है। प्लस कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो अलेक्जेंडर से मिले भी थे और उन्होंने उनसे भी इंटरेक्ट किया था, कहा था कि आगे चल के अटैक करो, राइट है ना। तो ऐसा करके भी कुछ बात हुई थी कि आप गंगास पे अटैक करिए, है ना, मुझे हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, ऐसा करके उन्होंने मांगा था। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कुछ सीखा है अलेक्जेंडर से, यस, कि हाँ ये जो वॉर स्ट्रैटेजी है, टेक्निक है, ये काफी बातें जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सीखी है। प्लस ये जो अटैक है, इट दिस डेफिनेटली हेल्प्ड चंद्रगुप्त मौर्य,
कि हाँ नॉर्थ वेस्ट साइड में अब जो अलेक्जेंडर आगे चला गया है तो यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो गया है, या यहां पे कोई पावरफुल जो है राजा है, कोई पावरफुल राजा अब नहीं है यहां पे, तो यहां पर उसके लिए एक्सपैंड करना काफी आसान हो जाएगा। तो वो इस साइड भी एक्सपैंड करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य इस साइड भी एक्सपैंड करेगा। तो कहीं ना कहीं मौर्यन अंपायर को भी हेल्प मिलेगा। अगला जो चैप्टर है हमारा, तो हाँ, तो मौर्यन अंपायर को भी हेल्प मिलेगा बिकॉज ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। या तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन है अलेक्जेंडर के आने की वजह से। या तो अलेक्जेंडर आए तो ये सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस करी कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, और फिर मौर्यन अंपायर ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो की आउटकम हम लोगों ने डिस्कस किए कि क्या थे, राइट। हिस्टोरिकल एंड जो है क्रोनोलॉजिकल इंसाइट की हमने बात करी, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की हमने बात करी। अलेक्जेंडर जो है क्यूरियस था, इसीलिए उसने लैंड रूट सी रूट के लिए नियारकस को भेजा था, इसकी हम लोगों ने बात करी, राइट। बाकी हमने चंद्रगुप्त के एडवांटेज की बात करी, राइट ना, ये सारा हमने डिस्कस किया। या तो ना एक और सवाल, दिस इज नंबर 2। तो कमेंट में आप मुझे दोनों आंसर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। 2000 का सवाल, पुराना सवाल है बट फिर भी ट्राई करिए, राइट ना। चलिए तो आज हम इसे यहीं तक रखेंगे। इन द नेक्स्ट चैप्टर हम इसमें कहानी और आगे बढ़ाएंगे कि अब चंद्रगुप्त मौर्य का हमने कई बार नाम ले लिया, अब मौर्यन अंपायर का डिस्कशन करेंगे कि हाँ ये मौर्यन अंपायर क्या है, राइट है ना, कैसे ग्रो हुई, क्या हुआ, ये सारा डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की पढ़ाई मेहनत से हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट है ना, कि हाँ प्रीलिम्स अब बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 6 महीना बाकी है और बहुत कम समय बाकी है। तो एकदम जी जान लगा के जो है पढ़ाई करिए। मेरे ख्याल में यहाँ से 4 चैप्टर और बच रहे हैं एंशिएंट इंडिया में, राइट है ना, जिसमें हम लोग जो है एक हम बात करेंगे मौर्यन अंपायर की, एक हम बात करेंगे जो है ये सतवाहनास के टाइम की, राइट है ना, तीसरी हम बात करेंगे गुप्ताज और नियर बाय एरियाज की, राइट है ना। तो इस तरीके से ये 3-4 चैप्टर यहाँ पे और रह रहे हैं, तो पूरी क्रोनोलॉजी हमारी यहाँ पर हो जाएगी। तो बाय दिसंबर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम लोग एंशिएंट इंडिया कवर कर ले जाएंगे, राइट है ना। तो हाँ, तो एंशिएंट इंडिया इंपॉर्टेंट भी है यूपीएससी के लिए, है ना। प्लीज़ पढ़ाई करिए, मेहनत करिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ जो है कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी। ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प करिए ताकि वो लोग जो है इसके थ्रू पढ़ाई कर सकें। या बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।